फैक्ट्स जीके का हम देख रहे हैं, जिसमें हम पहले इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम देख रहे थे क्या, कि इंडिया का बाउंड्रीज कौन कौन शेयर करता है। ठीक है, बराबर ना? यस तो आप देख रहे थे कि चाइना है, नेपाल है, भूटान है नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश है ईस्ट में, और हिली रेंजेस की अगर हम बात करें, सेपरेटेड बाय हिली रेंजेस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, इसके साथ दो हमें समुद्र भी देखने को मिलता है, अरेबियन सी जो वेस्ट में है और इंडियन ओशियन साउथ में है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। आपको एक बात बता दूं कि जितने भी डिफेंस एक्सरसाइजेस देखने को मिलते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से हम करते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस, है ना, अदर कंट्रीज़ के साथ। तो यस सर। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा इंडिया का, ये हमारा वर्ल्ड मैप है और ये हम इंडिया को देख पा रहे हैं, है ना। देखिए अगर आप इंडिया, जहाँ पे इंडिया लिखा है, अगर आप उसको सेंटर मानते हो तो आपको पता है 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट साइड में देखिए, आप देख पा रहे हैं ये म्यांमार है। अब एक चीज़ और समझिए, अगर ये म्यांमार ग्रीन वाला है और इंडिया पिंक में है, तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, पिंक अच्छे समझना, थोड़ा ज्योग्राफी है, थोड़ा हिस्ट्री है, थोड़ा आर्ट्स है, कल्चर, सब मिक्स्ड आज लेक्चर होगा। ठीक है, ओके सर। म्यांमार जो है, जिसको हम पहले बर्मा के नाम से जानते हैं, ये ग्रीन में है। ग्रीन को ये सीधा सीधा क्या पिंक वाला टच कर रहा है, यस और नो? तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया के ईस्ट के साइड में कौन सा है, म्यांमार है। इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक छोटा सा ब्राउन कलर का भूटान बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, यस और नो? अगर भूटान बनाया जा रहा है ब्राउन कलर में, लेकिन वो भी पिंक कलर को टच कर रहा है, यानी पिंक किसको डिनोट कर रहा है, इंडिया को डिनोट कर रहा है, यस और नो? ठीक है, अगर आप देखेंगे भूटान के जस्ट बगल में क्या है, नेपाल। नेपाल जो स्काई ब्लू कलर में बनाया हुआ है। यानी एक बात हमें समझ में आई, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भूटान और म्यांमार जो है, देखिए कभी भी आप ज्योग्राफी या कोई फैक्ट्स को बिना मैप के याद नहीं रख सकते। हाँ, आप बहुत जीनियस हो, रट्टू मल हो तो बात अलग है, लेकिन देखिए म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है ना, यस और नो? और भूटान, भूटान लिखा है क्या, नेपाल और भूटान नॉर्थ में है। ठीक है, तो जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर अरे यार बार बार ऐसा हो जाता है। देखिए अब इंडिया के जस्ट ऊपर में देखेंगे तो नॉर्थ साइड आएगा, राइट? अब ऊपर में ही जाएंगे तो क्या है, भूटान है, लेकिन एग्जैक्ट आप लाइन, बीच से लाइन क्रॉस करते हैं तो म्यांमार आता है। ठीक है, अब मुझे बताइए नीचे में साउथ में क्या आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है। लेकिन इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान है, ये कौन से डायरेक्शन में है, जरा आप ध्यान से देखिए तो। थोड़ा आप डायरेक्शन डिस्टेंस रीजनिंग में पढ़े हो तो बताइए कौन से डायरेक्शन में है अफगानिस्तान? वेस्ट नॉर्थ नहीं होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है ना। नॉर्थ वेस्ट में हुआ। यानी एक बात और समझ में आई कि नॉर्थ वेस्ट में हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। कभी कभी डायरेक्शन पूछ सकते हैं आपसे, इसी को दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो इजी क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि भाई बताओ हमारा बॉर्डर शेयर कौन कौन करता है। तो जैसा कि आप देख पाए, इंडिया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया। ये बांग्लादेश देख रहे हो, ये येलो कलर का है ना, देख रहे हो ना, येलो कलर का। यस सर। ये छोटा सा, ये बांग्लादेश। ठीक है, तो एक सेकंड होल्ड करो, कोई स्टूडेंट आया क्या? हाँ मैडम बोलिए। हेलो। हाँ मैडम बोलिए ना। सर 6:30 बजे लेक्चर स्टार्ट होने वाला था ना? लेक्चर चल रहा है, लाइव चल रहा है अभी लेक्चर। लाइव? हाँ लाइव, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करवाया मैंने अभी। दो नए स्टूडेंट है ना, वो पूछ रहे हैं कि मैम लेक्चर चालू नहीं होता क्या? मैम नहीं हो गया, कर दिया है। ठीक है, हो गया मैम, हो गया ना, बता दीजिए। ठीक है, यस यस सर, ओके ओके। तो टाइम पे आ जाओगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग जब फ्लो में आ जाते हैं फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, ये बांग्लादेश आप देख पा रहे हो ना, ये है ना। नेपाल आपके नॉर्थ में चला गया, भूटान भी नॉर्थ। अब देखोगे आप, अगर ये ईस्ट है और नेपाल है, तो वैसे तो हम कहने के लिए हम बोल सकते हैं नॉर्थ में है, लेकिन डायरेक्शंस का आपको वापस स्क्रीन शेयर किया है।
स्क्रीन शेयर किया है अपना। अरे सर लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है ना? हाँ अभी हुआ है स्टार्ट, अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सर प्रिया को वार्निंग दीजिए ना, क्या हुआ? प्रिया को वार्निंग दीजिए ना, कई बार ऐसा कर चुकी है। अब इन लोग इतने टेक फ्रेंडली नहीं है, मैं क्या बोलूँ। चलो देखते हैं, अभी फ्लो में अभी मूड मेरा अच्छा है, तो मूड हम नहीं ख़राब करना चाहते हैं सर। अपना। हाँ चलिए बोलिए, आगे बढ़ते हैं। देखो इंडिया सर वो आपका, एक मिनट है सर, आपका जो एक मिनट है सर, वो सर का जो स्क्रीन है ना, आप लोग उसे स्क्रीन पे पिन कर लीजिए, तो अगर कोई दूसरा अगर शेयर भी करेगा ना तो सर वाला स्क्रीन नहीं जाएगा। हाँ भाई समझ में आई बात, बाकी लोग तो यस सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं थोड़ा, क्योंकि आप लोग ये इतना लेट आते हैं तो मैं क्या करूं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो सर बांग्लादेश की बात हो रही है। हाँ बांग्लादेश आप देख पा रहे थे ईस्ट में है, सीधा सीधा आप देख रहे हो एक लाइन सा गुजर रहा है। अगर आप, अरे यार ये कौन सा फीट आ जाता है बीच बीच में, एक से एक समस्या है। रुको एक सेकंड, 1 सेकंड ना, मैं इसको बाहर ही ले लेता हूँ। ध्यान से देखिए, आप देख रहे हो कि ब्लू कलर का लाइन कट करके निकाल रहा है, ये बीच से जा रहा है, इंडिया को कट करता हुआ एक लाइन सा इक्वेटर जैसा। यस सर। जो उस लाइन में सीधा सीधा आएगा ना, वो सिंपल डायरेक्शन होगा, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, जो थोड़ा ऊपर रहेगा थोड़ा नीचे रहेगा, उसको थोड़ा हमें ध्यान से समझना है। तो बांग्लादेश आपको ईस्ट में दिख गया, नेपाल दिख गया ऊपर में, भूटान दिख गया आपको, म्यांमार दिख गया, बांग्लादेश दिख गया, और हिली एरिया को कवर करता हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। तो ये जो एरिया है ना हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है, यस सर। ये हिली एरियाज माना जाता है। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, Yes, sir. क्योंकि कुछ लोग एग्ज़ाम भी है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है चलो, Yes, अगर आप yes. देखेंगे दो चीज़ें होती है, एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की अगर हम बात करें 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ की तरफ चलता है, रफली 29 लैटिट्यूड हम बोलते हैं हम लोग। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री, ये आप डेटा याद ही रख लो। हाँ सीधा सीधा आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 डिग्री मिनट्स ईस्ट। आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका मेजरमेंट होता कैसे। देखिए यहाँ पे अगर इसमें दिया हो, देखो ये देख रहे हो इक्वेटर 0 डिग्री, आप देख पा रहे हो, ये 0 डिग्री दिख रहा है आपको। यस सर। इक्वेटर 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री है। अब इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया का लोकेशन अगर ये सेंटर है तो ये लोकेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये लोकेशन जब हम एंगल से निकाले, जब हमने एंगल से मेजरमेंट किया तो हमारा कितना निकल कर आया, कितना निकल कर आया, समझ में आई बात, यस और नो। ठीक है, एक बार ओपन करते हैं तो ये बार बार चला कहाँ जाता है, इसमें होगा शायद। कोई बात नहीं, बता रहा हूँ मैं। देखिए ये डायरेक्शंस हैं, क्या है डायरेक्शंस, ठीक है। 8 डिग्री 4 नॉर्थ में हमारा 8 डिग्री आता है, क्योंकि हम लोग जो है इक्वेटर के जस्ट नज़दीक में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेटर के, देखो आप इक्वेटर से गुजरता हुआ हमारा लाइन जा रहा है, देखो दिख रहा है आपको, इंडिया एकदम एग्जैक्ट कट रहा है इक्वेटर में, तो जस्ट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसलिए हम 8 डिग्री बोलते हैं, 8 डिग्री। लेकिन कहाँ तक,
ये कवर करेगा, कहाँ तक कवर करेगा, ये 37 डिग्री तक कवर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ऊपर से लेकर के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को किस एंगल से कवर करता है। अब ये आपको मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल मैप निकालूंगा तो चीज़ें उसमें लिखी रहती है। ठीक है, चलो लॉन्गिट्यूड में कितना है 68, ठीक है, और लैटिट्यूड में 8 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री, नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री। ये चलो आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है हमारा, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ये सब बात हो रही है किसकी, इंडिया का लोकेशन या पोजीशन वर्ल्ड मैप पे क्या है। ठीक है। यस सर। इस प्रोसेस में अगर आपको ध्यान रखना है कि जब मेजरमेंट किया गया तो यूपी जो स्टेट है, जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, इलाहाबाद यस सर। जगह है यूपी में, ठीक है, तो 5.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से। मतलब अगर हम स्टैंडर्ड ग्रीनविच टाइम कहूँगा तो 5-5.5 घंटे हम आगे चलता है हमारा न्यू दिल्ली का टाइमिंग्स। ठीक है, तो यस सर, 5.5 सर, इससे हम लोग टाइम निकालते हैं। बताता हूँ इसके पीछे वजह। आपको मालूम होगा कि कुछ नॉर्थ स्टेट में, नॉर्थ इंडिया की स्टेट में सवेरा जल्दी हो जाता है कि 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे तो 5.5 घंटे जो है अहेड चलता है ग्रीनविच टाइम में, मतलब जल्दी सवेरा हो जाता है। आपको पता है यूपी बिहार के लोग जल्दी उठ भी जाते हैं क्योंकि सवेरा होता है। बाकी दूसरे जगह पे थोड़ा क्या है कि लेट उठते, 7 साढ़े 7 बजे। तुम चुप रहोगे, ले जी कुछ भी बकवास। यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो धूप होता है ना, मतलब सूरज जो उगता है, थोड़ा डिफरेंस टाइम रहता है। लेकिन हम बात, जब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात की तो 82.5 डिग्री ईस्ट में। अब आपको पता है कि सूरज उगता कहाँ से, ईस्ट से उगता है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन, नहीं तो पता चला इसी को फिजिक्स ही पढ़ाने लग गया मैं, ऐसा लग जाएगा फिर, क्योंकि मुझे सब मिक्स्ड पढ़ाना है आज। ठीक है, यही तो बहुत ज़रूरी है सर। हाँ, फिजिकल डिविजन्स की बात कर, जब हम ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से करेंगे। हिमालयास की बात करते हैं नॉर्थ में, ग्रेट प्लेन्स नॉर्थ में देखने को मिलेगा, प्लेट्यू रीजन साउथ में देखने को मिलेगा, और कोस्टल प्लेन रीजन देखने को मिलेगा। ये और थार डेजर्ट ये रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम साउथ से इक्वेटर की तरफ काउंटिंग करें, मतलब डिस्टेंस की बात करें, इक्वेटर मतलब समझ रहे हैं जो लाइन से खींचा जाएगा, साउथ से अगर हम बात करें, साउथ किधर आएगा, नीचे आएगा, है ना। देखो ये नीचे वाला लाइन देख रहे हो आप, ये नीचे लाइन देख रहे हो। ठीक है, अगर हम उससे जब हम बात करेंगे इंडिया की तरफ, साउथ से काउंटिंग जब हम करेंगे तो हमारा काउंटिंग किस तरह से होगा, डिस्टेंस कितना है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कितना है, यानी अगर हम बात करेंगे ईस्ट टू वेस्ट की डिस्टेंस करेंगे, मान लो ये ईस्ट ये वाला पॉइंट है और वेस्ट ये पॉइंट है, तो अगर मैं एग्जैक्ट मेज़रमेंट की बात करूँ, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो लगभग कितना डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। कुछ बुक वाले लिखते हैं 2934 34 किलोमीटर लिखते हैं, कुछ लोग 33 लिखते हैं। तो आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, तो याद रखिएगा 2933। जो लोग भी रेलवेज़ का एग्ज़ाम देने वाले हो या CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हो, उसको उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे एग्ज़ाम्स के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस की बात करें तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, आपको फोटो दिखाने की जरूरत है क्या, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर, क्यों बार बार मैं नीचे जा रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो जा रहा है। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना है, दिखाई देता नहीं तो तुम लोग की किडनी में कहीं अटैक ना आ जाए। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस की बात करें, अगर नीचे से लेकर ऊपर तक की काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 3214 किलोमीटर। कितना आएगा, 3214 किलोमीटर। ठीक है, सी बाउंड्री इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ का आपको पता होना चाहिए। हम लोग बहुत लकी हैं कि सी एरिया को टच करते हैं हम लोग, और इसीलिए हमारे लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी हो जाता है। जैसे कि कुछ कंट्री की बात करें हम, जैसे ये देखो आप कंट्री है, इसकी बात, एक ऐसा कंट्री देखो, जैसे आप देख रहे हो, नहीं इसमें भी थोड़ा पानी मिल गया इनको। कुछ कंट्री ऐसे हैं जो बड़े तकलीफ़ में जी रहे हैं, जैसे देखो सेंट्रिकल अफ्रीका देख रहे हो ना, ये इनको पानी नसीब ही नहीं है, देख रहे हो,
चड, हाँ सर। इनको पानी नसीब ही नहीं है, ठीक है। कुछ Yes, अब sir. जैसे साउथ सूडान को दिन देखो, में खाली एक ही बोतल इस्तेमाल करते हैं। भाई, तुम बीच में बकवास करोगे ही ना, मैं तुमको निकाल दूंगा, बता रहा नहीं हूँ। सर, सच में ये। हाँ तो अरे ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो चीज़ें समझो ना। साउथ सूडान जैसे यहाँ देख रहे हाँ हो, सर। ये लैंडलॉक्ड कंट्री के नाम से कहा जाए। जैसे कि अगर पानी की बात करें ना, तो पानी इनको, यहाँ रेड सी देख रहे हो, इनको थोड़ा सा पानी नसीब है, मतलब इसीलिए ये कंट्री ज़्यादा रिच नहीं हो पाई। समझ में आ रहा है? कुछ कंट्री रिच क्यों नहीं हो पाई? हाँ, सर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए पानी, कोई भी चीज़ का हो तो वाटर की रिसोर्स से ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना पड़ता है, इसीलिए ये कंट्री ज़्यादा रिच नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग रिच अपने क्यों नहीं है मालूम है? अपने डिसिप्लिन के वजह से नहीं है, और दूसरा पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है। अगर हम अपने टेक्नोलॉजी और चीज़ों को, अपनी एडवांसमेंट एजुकेशन को ध्यान में रखें तो इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इंडिया के पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वाटर का भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बस थोड़ा सा नंबर ऑफ़ यूजर्स थोड़े ज़्यादा हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आइलैंड की अगर बात करें तो सीधा सीधा याद रखिएगा 7516 लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। एकदम ईमानदारी से याद रखना कि हमारा लैंड बाउंड्री कितना है जो हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं। बाउंड्री लैंड का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना, वैसे ही ये वाला लाइन को तुम अगर जोड़ोगे ना, मेजरमेंट करोगे, ये जो देख रहे हो ना बाहर का लाइन, अंदर की बात Yes, sir. सर्कल का सरकमफ्रेंस बाहर होता है, एरिया अंदर का होता है, सरकमफ्रेंस बाहर का होता है, मालूम है आपको? जो सर्कल का होता है ना, उसी तरह से अगर लैंड बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो कितना किलोमीटर है जी? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आइलैंड्स की बात करें, बे ऑफ बंगाल 204 और अरेबियन सी 43, ठीक है। स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए इसमें सारा चीज़ें आपको बनाया गया होगा, अगर इसमें बना दिया है इस वाले में तो अच्छी बात है। देखो ये देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. यस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो, दिख रहा है आपको ट्रॉपिक कैंसर? यहाँ देखो, Yes, sir. मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। देखो भैया मैं पास करा रहा हूँ, देखो एकदम सीधा सीधा काट करके निकल गया। Yes, sir. देखा ना आपको, कट करके निकल गया ईमानदारी से। तो किसको कट करके निकला, कौन से स्टेट को कट करके निकला, जरा आप ध्यान से देखिए, ईमानदारी से देखिएगा। जब मैं इंडिया का मैप दिखाऊंगा आपको तो ईमानदारी से समझ में आ जाएगा आपको। 1 सेकेंड ना, अभी 8 राज्यों को काट के निकलती है। रुको ना, दिखाई देता पॉलिटिकल मैप, ऐसे तो मजा HD। देखो हर चीज़ रटने की चीज़ नहीं होती, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो अगर बीच से काट के निकला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो बीच से कौन कौन कट रहा होगा? देखो यहाँ से कटा है, गुजरात देख रहे हो? हाँ जी, गुजरात दिख रहा है Yes, आपको? sir. गुजरात कटेगा, ऐसे कटते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हैं सीधा मुद्दे पे, है ना। छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, आगे जाके त्रिपुरा, मिजोरम। अब कर लेना बस। अब एक दिखा दिया ना मैंने गुजरात, अब जो कटेगा देखते जाओ। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आई होप एक बार नज़र दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। देखिए अगर गुजरात को कट के निकला है तो देखते जाओ, मध्य प्रदेश दिखा आपको, ये येलो वाला छत्तीसगढ़ कटेगा, फिर यहाँ झारखंड कटेगा, वेस्ट बंगाल कटेगा, त्रिपुरा कटेगा, मिजोरम कटेगा, बराबर। अभी रटने वाली बिल्कुल बात नहीं है, एक बार फोटो देखते चलो, 3-4 बार फोटो देखो, काम हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। माउंटेन रेंजेस, देखिए माउंटेन रेंज की बात करें तो गॉडविन एस्टीन, जिसको हम कंचनजंगा बोलते हैं, कंचनजंगा के बगल में बोलते हैं पहाड़ी, कंचनजंगा पहाड़ी। हाँ,
कंचनजंगा के बगल में है K2 गॉडविन एस्टीन, थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान रखना। हाँ, तो K2 जो है, एक बार पूछा गया था कि कौन सा हाईएस्ट पीक है इंडिया का, तो ऑप्शन में लिखा था कंचनजंगा। तो अभी K2 8611 है, बट वो हाईएस्ट पीक है, लेकिन कंचनजंगा नहीं है, समझे? बराबर ना? हाँ सर। तो गॉडविन एस्टीन सबसे बड़ा है, लेकिन बच्चों ने टिक लगा दिया किस में? कंचनजंगा। ये गलत बात हो जाएगी, फिर थोड़ा आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब पहला ऑप्शन ही था कंचनजंगा, बच्चे सोचा है बहुत बार सुना हो, यही होगा इसका आंसर। हाँ सर, मैं भी यही सोचता था। हाँ, तो वो होता है, मोह माया की बातें हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? गॉडविन एस्टीन K2 8611 मीटर, हाईएस्ट पीक है इंडिया का। आगे बात करते हैं। बिसाइड्स दिस, उसके अलावा अगर हम बात करें, बिसाइड दिस कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, मकालू, अन्नपूर्णा, मंसाली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ पे है? नॉर्थ में। नोट। यस सर, एकदम नॉर्थ। कौन से स्टेट में है? सर जम्मू कश्मीर से। ये सत्यानाश कर देंगे ये लोग। राइट। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड। ठीक है, फिर है त्रिशूल। तो इस टाइप के माउंटेन रेंजेस हमारे स्टेट में। तुम लोगों को इंटरव्यू में फेल हो जाओगे जी, पता चला मैथ रीजनिंग इतना इंग्लिश पढ़े और जाके वहाँ 2 क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ बेटा अपने स्टेट के बारे में कि कौन कौन सा डांस स्टाइल है। सर वो तो नहीं पता हमें। घूमने वाला जगह कौन सा है वो तो नहीं पता। सर हमारे घाट के ऊपर में एक बढ़िया सा क्लब है, वहीं हम घूमते थे, बस वहीं पे हम घूमे और ज़िंदगी वहीं निकल गई हमारी। तो और स्कूल से कॉलेज के घर वाले कभी हम निकलने नहीं दिए। अरे नालायक, तुमको जाने की टिकट कटाने के लिए कौन बोला था? खाली पढ़ना था, तुमको जानना था। बात करते हैं। चलो अगला, इम्पोर्टेंट लेक्स। उलर लेक। उलर लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल लेक, चिल्का लेक, उड़ीसा की बात करेंगे। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। देखो आपको याद भी करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, फ़ोटो में डाल के देख सकते हो। फिर है सांबर, दिदवाना, ये सब मैं अभी स्टैटिक नहीं बता रहा हूँ। हुसैन सागर, नैनी, कोलेरू, पुलकिट, वेम्बानंद, लूनर और नक्की। नेक्स्ट, पॉपुलेशन जो है 2011 सेंसस के हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन था 121 करोड़ के आसपास था। कितना था? 121। अब आपको पता होना चाहिए कि हर 10 साल के बाद काउंटिंग होती है, तो 2021 अभी चल रहा है, तो लगभग आप ये पकड़ लो अभी थोड़े दिन में ही कोरोना की अगर मृत्यु हो गई, ठीक है, तो पक्का वापस से हमारा वापस जन्म लेगी। तो पता चलेगा कि हमारा 121 करोड़ हो गया है आबादी। क्यों हो गया? क्योंकि बहुत लोग कोरोना ग्रस्त हो चुके होंगे, है ना। 130 करोड़ से बहुत सारे लोग कम हो गए होंगे। ये वो लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, वो लोग हैं, बाकी आप समझदार हो, बोलने की जरूरत नहीं है। सर दारू की दुकान तो पहले खुलवा देते हैं, बोलते हैं वो उसमें वो अल्कोहल है वो साफ करता है, तो वो भी तो लोग पीते हैं, उससे भी तो मरते हैं। छोड़ो, देश की इकोनॉमी को संभालती है दारू। अरे वो इकोनॉमी संभालती है या क्या करती है वो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते, इम्पोर्टेंट वो नहीं है, बट इकोनॉमी को संभालती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसीलिए यूएस के लोग, बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है ना, वाइन्स पीने की वजह से। जितने भी फिल्म स्टार्स लोग हैं वो अंडर एज क्यों मर जाते हैं, अटैक आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, क्योंकि फैशन की दुनिया में बाकी चूर रहते हैं। बाकी इनको देख लो, ये भाई साहब क्या नाम है, अमिताभ बच्चन जी को, उनका कुक ही खाना बनाता है, बाहर का पोहा भी नहीं खाते, वो भी अपने कुक का बना हुआ ही खाते हैं, नमक का क्वांटिटी भी फिक्स्ड है, इलाहाबादी है ना सर, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ देन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बट ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसको भी हुआ था। चलो आगे बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन को जोड़ें और उसमें से इंडिया का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, तो 17.5%। 17.5% आबादी पूरी दुनिया में इंडिया की है। आगे बात करते हैं, जरा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 382% पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस।
ठीक है। अब देखिए, सर 1 किलोमीटर में 382 लोग। हाँ, 1 किलोमीटर में लगभग 382 लोग रहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक वजह भी हो गया कि हर स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, अलग अलग है ना। हर Yes, स्टेट की sir. पॉपुलेशन क्या है, अलग अलग है। इस प्रोसेस में अगर हम ध्यान से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन है, ठीक है, ये तो तुमने बोला, लेकिन कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है कितना, कितना है बोलिए। 1029 वेस्ट बंगाल में। ये तो मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। 1029, जैसे एग्जाम्पल में वेस्ट बंगाल का, भी वेस्ट बंगाल का माहौल चल रहा है इसीलिए मैंने बता दिया। तो मतलब 1 किलोमीटर के रेंज में 1029 लोग रहते हैं। सोच लो एक घर में हैं 6 से 7 लोग रहते होंगे। महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो। चलिए, ग्रोथ रेट की बात करें तो 17.17% है, 17.17% है। यानी एक बात समझिएगा, अगर 2020 चल रहा है, 100 लोग रह रहे हैं, तो 2021 में कितने लोग हो जाएंगे, 117। फिर से अगले साल कितने लोग हो जाएंगे, 134। समझ रहे हो मेरी बात। लगभग हर साल 17% क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज भी होता है, मोर्टेलिटी रेट भी है, डेथ भी होता है, लेकिन इंक्रीज थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए, तो आगे बात करते हैं। देखो, ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि हम मरने वाले को हटा दें तो ग्रोथ कितना हुआ। अभी मैं बोलूँगा सेविंग्स, तो सेविंग्स किसको बोलोगे, खर्चा करने के बाद वाला पैसा या फिर खर्चा करने से पहले वाला पैसा, बोलो। सेविंग्स उसको बोलते हैं ना जो खर्च करने के बाद बचता है। तो मोर्टेलिटी रेट को अगर हम हटा दें, हाँ चाहें तो हम डेथ रेट भी अलग से लिख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बताऊंगा, अभी इसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं। और 1000 लोगों पर 943 महिलाएं हैं। हाँ, 1000 के ऊपर 943 फीमेल्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे ख़राब स्थिति किसका है, हरियाणा का है। सबसे ख़राब स्थिति किसका है, हरियाणा का। मैं बताऊंगा, इसके पीछे वजह भी है, ठीक है। तो लिटरेसी से, हालांकि मैं गया भी था हरियाणा, लगभग 7 या 8 दिन रहा था, तो मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया था कि 9 बजे के बाद फीमेल को बाहर निकलना मना है, एकदम सख्त मनाही है। 9 बजे के बाद फीमेल निकल नहीं सकती घर से बाहर। हाँ सर, क्योंकि पटियाला चलता है। अब क्या चलता है नहीं चलता है, बाकी आप लोग समझदार हो। लिटरेसी रेट अगर हम बात करें तो ओवरऑल 73%। ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि लगभग 23 लोग हर 100 में अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब लिखना पढ़ना नहीं आता। ये है मेल फीमेल मिला के। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे, उसमें मेल लिटरेसी कितना है, 80.9%। अभी रेलवेज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, तो कितना है, 64%। यानी पढ़े लिखे लोगों में फीमेल का परसेंटेज कितना है। हाँ सर, ये आया था सर, 64.6%। बहुत सारे बच्चे 59% लेके गए, वो सोचते हैं लेडीज़ लोग कहाँ ज़्यादा पढ़ती है, चलो 59 पे लगा देते हैं। तो वो गलतफहमी हो गई बच्चों की थोड़ी सी, हैं। तो 64% बच्चे जो है ना, क्या पढ़े लिखे हैं, 2011 के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। 64 महिलाएं हैं। 64% मतलब हाँ, हर 100 में से 64 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। हर 100 में नहीं, मतलब जो लिटरेट है, जो अनपढ़ है उनको तो हटा ही दो, पहले जो अनपढ़ है उनको तो हटा ही दो ईमानदारी से, है ना। जो अनपढ़ है उनको तो हटा ही दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं, कितना परसेंट है, 64.6। फॉरेस्टेड एरिया की अगर हम बात करें, 2015 का रिपोर्ट बताया जा रहा है। देखो, 701,673 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 21.3% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में इंडिया का कितना है, 21%। उसमें ट्री एरिया भी है। ट्री एरिया कितना है, 2.84%। इसीलिए हमारे शहर में, या फिर कह सकते हैं हमारे देश में, पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अगर ट्री एरिया थोड़ा ज़्यादा होता हमारा, है ना, जैसे आप देख रहे हो 2.8% ही है। ऐसा है कि पॉल्यूशन ज्यादा है और जमीन कम है। लॉजिकली आप समझिए कि सिर्फ अगर आपका 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा जहाँ बिल्डिंग बन रहा है, उसमें से कितना स्क्वायर फीट हुआ, 20 स्क्वायर फीट।
तो उतना अगर पेड़ आएगा तो क्या कवर कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एरिया जो है ना हमारा ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल हो। चलिए, ये Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस टाइप का सॉइल इंडिया में मिलता है। तो सॉइल्स की अगर हम बात करें तो एलोवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है और मार्सी सॉइल है। इसको आप याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, ABRYLDM। क्या? ABRYLDM। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हालांकि मैंने इसको बहुत पहले अलग तरीके से याद किया था, बट ठीक है, एक फर्स्ट लेटर याद रखेंगे, ABRYLDM। ठीक है, या ABDMLRY, जैसा आपको कंफर्म ठीक लगे। एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल्स, लेटराइट सॉइल्स, डेजर्ट सॉइल और मार्सी। इसके अलावा अगर कोई सॉइल हुआ तो वो इंडिया में नहीं मिलता है। मेरी बात समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? हाँ जी। यस सर। हालांकि चीज़ें और भी हैं लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेड सॉइल और येलो सॉइल। हालांकि कौन से सॉइल कौन से स्टेट में देखने को मिलता है ये बात आपको जानना जरूरी होगा। जैसे आपको पता होगा कि मैंगो की अगर हम बात करें तो उसमें स्पेसिफिक टाइप का ऑफ सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आम जो आप देखते होंगे नॉर्थ इंडिया के जो जगह हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर महाराष्ट्र में भी अल्फोंसो मैंगोज आपको देखने को मिलता है ना। तो अलग अलग टाइप के सॉइल्स अलग अलग प्रोडक्शन देती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इरिगेशन हम किस तरह से करते हैं? इरिगेशन का जो हम बात करेंगे तो कैनल्स का इस्तेमाल हमारा 22% होता है। अब पानी निकालते हैं हम कितने? आज भी गांव में पानी हम कुआं से निकालते हैं तो 16% आज भी पानी कुआं से निकाला जा रहा है। ठीक है, ट्यूबवेल्स के थ्रू 46% है, टैंक के थ्रू 3% और अदर्स रिसोर्सेज जो है वो 9% है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। एग्रीकल्चर की बात करें तो किस किस टाइप का एग्रीकल्चर देखने को मिलता है? ठीक है, अब देखो जिस जगह पे ऑलरेडी पानी बहुत होता है, बारिश होती है, क्या वहाँ पे पानी की ज़रूरत है? बताइए। नहीं सर। नहीं है, नहीं सर। सीधी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो वेट एग्रीकल्चर विदाउट इरिगेशन वेयर एवरेज रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, तो वहाँ इरिगेशन की ज़्यादा विशेष ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे एवरेज रेनफॉल ही 200 सेंटीमीटर का होता है। अब 200 सेंटीमीटर का मतलब समझते हो कितना होता है? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, अपनी बात कर लें। आपको पता है कि जब बारिश होती है तो आपके पैर तक पहुंच जाता है पानी, फर्श पे, मतलब रोड पे। यस हाँ सर। सर। तो क्या ऐसा कभी सिचुएशन आया कि पानी में गर्दन तक आ गया हो आपके महाराष्ट्र में? एक बार आया सर फ्लड। अब वो फ्लड का सिचुएशन अलग है, लेकिन हम बता रहे हैं इन एवरेज की। नालायक हो क्या? एवरेज लिख रहा हूँ तो फिर फ्लड जबरदस्ती। एवरेज रेनफॉल का मतलब ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है तो हमारे घुटने तक आता है रोड पे अगर आ गया तो। हालांकि मैं गांव की है ना, घुटने तक आता है, बस इतना समझ में आता है। बाकी ड्रेनेज सिस्टम महाराष्ट्र का इतना ठीक है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर सिचुएशन घुटने तक आता है पानी, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो फिर बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आदमी पानी में डूबने लगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करेंगे जैसे कुछ रिवर है, जैसे कोसी रिवर है ना, जिसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं ना, तो वो क्या है कि पानी इतना आ जाता है पूरा गांव डूब जाता है, आदमी के गर्दन तक पानी आ जाता है, मतलब आदमी डूबने के जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो वहाँ पर अब उस जैसे जगह पे जहाँ पे इतनी बारिश होती है, क्या वहाँ पे तुमको पानी की ज़रूरत है जी एग्रीकल्चर के लिए? वो ऑलरेडी इतना बड़ा कैनल वगैरह, टैंक क्या बोलते हैं उसको, टैंक बोल लो या फिर कैनल बोल लो या डैम बोल लो, इतना ऑलरेडी फुल है, कहाँ से पानी की जरूरत है आपको? बताइए जरा ईमानदारी से। सर सबसे ज्यादा सर मेघालय में होता है ना। तो एक एक करके, मतलब ये मैं आवाज कट रही है। ये एक नया समस्या है। नहीं सर, नहीं कट रही है। नहीं कट रही आ रही है सर, मालूम है। क्लियर। हाँ, चलो आगे देखते हैं। अगला ह्यूमिड एग्रीकल्चर। ह्यूमिड एग्रीकल्चर में जो है किस टाइप के सॉइल की जरूरत पड़ती है? ब्लैक एंड एलोवियल सॉइल की जरूरत पड़ती है, जहाँ एवरेज रेनफॉल जो है 110 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट है झूमिंग कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला जाता है और वेस्टर्न घाट्स में होता है। टेरेस कल्टीवेशन, हिल ऑफ फार्मिंग एट द स्लोप ऑफ हिमालय। देखो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको पूरा इसमें क्या बोलते हैं उसको, और ज्योग्राफी में चला जाऊंगा तो चीज़ें रह जाएगी। ठीक है, बट अभी आप टॉपिक्स वगैरह समझो, कॉन्सेप्ट समझते चलो। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें 640 2011 में था, लेकिन अभी 644 हो गया है। कितने हो गए? 644। 4 डिस्ट्रिक्ट और बढ़ा दिया गया है। देख लेता हूँ क्या पोजीशन है अभी, एक सेकेंड।
क्या कि कभी कभी क्या है, ये लोग तो बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, मुझे जाना है ये इस जगह पे, डेड सी। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे लोग पानी में डूबते ही नहीं है, मतलब हाँ ये देखो इंडिया में ये है? अरे नालायक, इंडिया में रहता तो लोग जाते ही नहीं क्या? ये देखो पानी में डूबते नहीं, ऊपर से तैर करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देख रहे हो? तो मुझे भी जाना है यहाँ पे। हाँ ज़्यादा नहीं, 20-22 लाख आपने रुपए। एक बार ये फोटो दिखाया था। हाँ ज़्यादा नहीं, 12-13 लाख रुपए खर्च होगा, बट मैं जाऊँगा ज़रूर, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है। सॉल्ट की वैल्यू ज्यादा है इस पानी में, हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। हाँ आयोनाइजेशन जो है या फिर सॉल्ट की जो कैपेसिटी वो है वो बहुत ज़्यादा है, तो पानी में डूबते ही नहीं हैं लोग। तो कुछ लोगों को दुबई जाना होता है घूमने के लिए, बट अपना अपना चॉइस की बात है। तो मुझे ये डेड सी में जाना है एक बार देख लो ये तुम बट चलो भाई, पढ़ाते पढ़ाते ये बात याद आ गई तो मैंने बोल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी अपनी अपनी चॉइस की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बात है। कहाँ गए? हाँ याद है। ठीक है, स्वीट वाटर लेक, उलर लेक जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा, उलर लेक जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये सियाचिन सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अरे यही तो बात है कि जब कुछ पल्ले ना पड़े ना तो क्या करने का, Ctrl+C Ctrl+V और गूगल। ठीक है, वैसे तो मैं चाहता तो बता सकता था, Yes, sir. लेकिन खुद से मेहनत नहीं करोगे, फीस भरे हो तो पूरा वसूल करके ही छोड़ोगे, तो खुद से तो मेहनत करना नहीं है। देखो यहाँ पर जा कर के लोग मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, है कि नहीं? थोड़ा देख लो, कुछ तो नया करो। अब यहाँ पर लोग छुपे रहते हाँ, हैं सर। और इसी के बॉर्डर से क्रॉस करके घुसपैठ ही करते, घुसपैठ वाला कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ पर ही मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं। Yes, यहाँ पे तुम बम मारो या फोटो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, धरती को कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन तुम राजस्थान के एरिया में जाके करो तो आदमी मर जाएंगे ना यार। यहाँ आदमी कहाँ रहता है? दिखता है तुमको कोई आदमी रहता हुआ? तो जितनी भी तोड़ फोड़ मचाना है, अपनी औकात दिखानी है, 2 मिलिट्री कंट्रीज को, आ जाइए मैदान जंग में, सियाचिन एरिया में। अरे जैसे तुम लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, बोलते तुम बहुत अच्छा बैट्समैन है, चल भाई आजा ग्राउंड पे देख लेते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा ताकतवर था, तुम ज़्यादा ताकतवर। ये कौन से स्टेट में आता है सियाचिन? हेलो, हाँ अरे सियाचिन एरिया कौन से स्टेट में पड़ता है? सारे सवाल मेरे से ही करोगे, थोड़ा आप देख लो। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर ऑप्शन दे दो। नहीं दिख ऑप्शन बोलो। एशिया का है हिमालय इंडिया में है नहीं है? काराकोरम रेंज हिमालयाज में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के एरिया में दिख रहा है ना। ये तो ग्लेशियर वाली बात है, बट उसी एरिया में सियाचिन एरिया बोलते हैं हम लोग। ग्लेशियर तो है ही, लेकिन एरिया बोलते हैं। तो सियाचिन कहाँ लोकेटेड है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में है, बराबर ना? समझ रहे हो मेरी बात? और जगह का नाम क्या है? काराकोरम रेंज है। ठीक है, लगभग 70 किलोमीटर का एरिया। यहाँ पर जितना बंदूकबाजी करना है करो, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं मरेगा। लेकिन एक बार ऐसा आया था, काराकोरम में सर गुफा के अंदर ट्रेनिंग होती है। हाँ ये बात अगर आपको पता है तो रियली गुड। मैं अगर ज़्यादा बोलता तो आप लोग और ज़्यादा सवाल शुरू कर देते, तो मैंने बोला चलो ठीक है एक बार बता ही देता हूँ। फोटोग्राफ दिखा दोगे तो फील आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ सही बात। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंस्टाग्राम में फ़ोटो देखो कोई फ़ायदा होगा नहीं किसी का, सीधा सीधा बात है। गूगल पे जो चीज़ें अनजान लगे तो वो चीज़। अच्छा, बिगेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है? महात्मा गांधी ब्रिज पटना में। जो भी प्राणी बिहार के रहने वाले प्राणी हैं वो जरा देख लीजिए। वैसे ये दिखाना मेरा कोई ख़ास कंसर्न नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ब्रिज देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये गलत फहमी है कि सर हावड़ा ब्रिज सबसे क्या है, बड़ा है। समझ रहे हो? एकदम खूबसूरत की बात करते हो जी। जब बात बड़ा कर रहे हैं तो झूठ मूठ का खूबसूरत है। लोग ये सोचते हैं कि हावड़ा ब्रिज सबसे बड़ा, ये क्या है? उनकी गलत फहमी है। महात्मा गांधी सेतु सबसे बड़ा है, समझला का नहीं समझला। हाँ जी, तो हावड़ा ब्रिज का गलत फहमी सिर से क्या कर लो, निकाल लो। पटना में आप लोग गुजरते भी हो तो ध्यान थोड़ी देते हो, और ध्यान देते भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि हावड़ा ब्रिज तो है कोलकाता में। लोग बोलते हैं कि हावड़ा ब्रिज सबसे बड़ा है। कैसे भाई? फेमस है तो बड़ा है, ये कौन सी बात होगी?
फेमस होने का मतलब ये थोड़ी होता है बड़ा सर होता लेकिन उसमें लॉजिक है ना, इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा थोड़ा वहाँ। भी फेमस क्यों है? वहाँ क्योंकि सर 12 बजे दोपहर और 12 बजे रात को गाड़ियां आना जाना बंद हो जाता है 1 मिनट के लिए, क्योंकि वहाँ का जो इंजीनियर था वो बताया था 12 बजे ही ये ब्रिज टूटेगा, ये ब्लास्ट होगा, और वो लैपटॉप लेके वो कूद गया था समंदर में ही, वहाँ मर गया था। उसकी तो आत्मा वहाँ भटक रही है वहाँ पे, इसलिए बंद हो रही है। हाँ, तो उसकी आत्मा भटकेगी नहीं 12 बजे। ऐसा सच्ची है क्या? अब क्या, मुझे तो नहीं पता, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, जो मुझे नहीं पता। नहीं सर, वो कुछ टाइमिंग कुछ सेट किया है उसने कि 12 बजे ही ये कभी टूटेगा, तो इसके 1 मिनट पहले और 1 मिनट तक उसको गाड़ियां रोक के रखी जाती हैं वहाँ। लेकिन ये महात्मा गांधी सेतु का कुछ आइडिया नहीं। अरे यहाँ पे मैं क्या बोला, लॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? लॉन्गेस्ट। देखो दो चीज़ें, एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट, दोनों में फ़र्क है। पहली बात तो समझो कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे लिखा है बिगेस्ट, क्या लिखा है? बड़ा, मतलब बड़ा है, ठीक है। तो कितना है? 5575 मीटर है। अब देखो, अब 2011 में नापो या अभी नापो, क्या बड़ा थोड़ी हो गया होगा? बिगेस्ट तो बिगेस्ट ही होता है। अब मैं चाहता हूँ हावड़ा ब्रिज का भी देख लो, तुम्हारे मन में जो मतलब जो कीड़े चल रहे हैं ना, मैं दिखाई देता हूँ। मन में लड्डू फूटा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया लग रहा है ना? ये सुनो, चलो आगे बात करते हैं। ये कर लिए थे हम लोग, यहाँ तक कर लिए थे बिगेस्ट रिवर्स ब्रिज, ठीक है, 5575 मीटर। लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है? टनल मतलब समझ गया ना बात को? चेन्नई नहीं है, सॉरी, चेनानी नासरी पटनी टॉप जम्मू कश्मीर में है। देखो ये सब तुम लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे ना तो कुछ ज़्यादा याद रहेगा। तुम पढ़ के 100 बार कर लोगे, भूलोगे, गारंटी इस बात का मैं बता रहा हूँ। थोड़ा मेहनत कर लो, एक एक लाइन पे, एक क्वेश्चन पे एक। जो सर अटल टनल बना है वो चेनानी नसीब से बड़ा है या छोटा है? अब ये सब तुम खुद से सर्च करो, थोड़ा सा मेहनत करो, मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2011 के सेंसस के हिसाब से, अब 2011 के बाद टनल बनाना जी, अटल सेतु। हाँ सर, अभी अब बताओ टावर, तो वही बात है ना कि ये तो बात किसकी हो रही है? ये उस समय बात हो रही 2011 के टाइम पे, और अभी बात हो रही है नहीं। अब उस समय सबसे लंबा हमारा जो BR अम्बेडकर जी का फोटो बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बनाया गया है, तो सबसे बड़ा स्टैचू है कि नहीं? अब वो मैं बोलूँगा 2011 सेंसस के हिसाब से थोड़ी ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वही सर, ये जो बना है या क्या बोलते हैं गांधी सेतु, ये भी तो बदलेगा नहीं? 2011 के हिसाब से वो भी वैसा ही रहेगा? बिल्कुल बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, इसमें टेंशन ही नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुमको बदलेगा या नहीं बदलेगा, सीधा क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा ना कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वाज द बिगेस्ट। अगर नहीं लिखा है तो समझ लो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो कि विच इज द बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया। अब मुझे बताओ, क्या नया केव बन गया, क्या गुफा बन गया क्या एलोरा महाराष्ट्र के अलावा? ऐसा कभी न्यूज़ में आया क्या? एक नया गुफा बना दिया मोदी जी ने? हाँ जी, जब नहीं बनाया तो मुझे आंसर होगा ना। अब उसमें लिखने की क्या जरूरत है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? हाँ बताओ, कुछ चीज़ें तो आप करंट अफेयर से भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। ठीक है, अब जो करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं जानता है कि उससे पूछ लो कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो बोल देंगे रामनाथ कोविंद, तो बात अलग है। ठीक है, चलो, बिगेस्ट केव टेम्पल क्या है? कैलाश, एलोरा, महाराष्ट्र। खुश तो तुम लोग बहुत हो रहे हो ना, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तो वो भी आंसर बता नहीं पाएंगे कुछ लोग। हाँ भाई, मुझे बताओ कि महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा। कौन है? एक सेकंड रुको, जवाब मत देना तुम लोग, अभी देखो जन्नत दिखाता हूँ मैं आपको। साक्षी पटेल बताएगी। शक्तिकांत दास। हे नालायक, तुम तो एक नालायक ही निकले। साक्षी बताएगी। महाराष्ट्र, अरे गवर्नर पूछा, तुम उद्धव ठाकरे CM बता रही हो। गवर्नर, हाँ बस, टाइम्स अप। अब विकास बताएगा। भगत सिंह कोश्यारी। तुमसे पूछा था नालायक गधा। निर्मला मैम। अरे शक्तिकांत दास। अरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्यों बता रहे हो? मैं महाराष्ट्र का पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कुछ भी पूछ रहे हो, कुछ भी जवाब दे रहे हो।
हद हो गया बिल्कुल ही। तुम तो गूगल कर चुके होगे नालायक। चलो आगे देखते नहीं हैं। सर। बट ठीक है, ठीक तो नहीं है लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। इतना बेकार रखोगे तो मामला कैसे चलेगा। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड भारत रत्न। ठीक है। स्टेट विथ मैक्सिमम लिटरेसी केरला, जैसा मैंने बताया था फर्स्ट 100% लिटरेट स्टेट। देखो 100%, पहले 99 था, अब 100% हो गया। एक भी आदमी गंवार नहीं है। कौन से स्टेट में? हाँ भाई कौन से? केरला में एक भी बंदा जो है ना क्या नहीं है, अनपढ़ नहीं है। इसके पीछे वजह भी है कि स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छी है। और अगर वहाँ 1000 लोग होंगे तो वहाँ 400 लोग तो अमेरिका या यूए में रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, बाहर के लोग कुछ लोग आकर के रहे थे और एक्चुअली कुछ लोग रहे भी थे और लिटरेसी सिस्टम पे ध्यान भी दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन और माइनॉरिटीज़ के लोग थे। और माइनॉरिटीज़ के लोग आपको मालूम है कि अमीर हो या गरीब हो उनको अलाउड रहता है क्रिश्चियन के लोग क्रिश्चियन को पढ़ाने। मैं खुद क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ तो इसलिए शायद मेरी इंग्लिश अच्छी भी है। ठीक है, शायद नहीं अच्छी ही है, हाँ ऑफकोर्स। ठीक है, शायद वगैरह मैं नहीं लगाता हूँ क्योंकि व्हेन आई एम श्योर अबाउट इट आई डू नॉट डाउट इन माई सेल्फ एंड आई इंश्योर द सेम थिंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो क्रिश्चियन स्कूल में कितने कोई लोग हैं जो पढ़े हैं क्रिश्चियन स्कूल में, जो लाइन पे ऑनलाइन? नहीं। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें मिनिमम लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार का है 61.8%, है ना। तो लिटरेसी रेट किसका सबसे कम है? कम था, अब बढ़ गया थोड़ा। तो 61 पॉइंट बिहार का था। बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर भाखरा नंगल। मैं आप चाहता हूँ आप इसको देखो, ये एक ऐसा लेक है जो आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है, रियल नहीं है। ये समझ रहे मेरी बात? हाँ जी, ये ओरिजिनल नहीं है। ये कौन सा है? आर्टिफिशियल लेक है। हाँ सर देखा है। हाँ तुम तो जाके आ गए होगे ना, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल लेक है, ये ओरिजिनल लेक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे ये नहीं यार, कौन सा आ गया? ठीक ही लगा ना। तो तुम लोग देख लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल हार्बर मुंबई। बिगेस्ट स्टेडियम कौन सा है? युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता। युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता। सॉल्ट लेक सिटी बहुत खूबसूरत सिटी। आई हैड बीन टू देयर इन कोलकाता व्हेन आई वाज इन IBM कंपनी। इट इज़ लोकेटेड इन सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता। ट्रेनिंग हुई थी मेरी लगभग 28 डेज़ की, देन आई स्विच्ड। बिगेस्ट स्टेडियम युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता। सॉल्ट लेक सिटी बहुत खूबसूरत जगह है, कोलकाता में है। बिगेस्ट इंडोर स्टेडियम कहाँ पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी, आपको पता है एयरपोर्ट भी है दिल्ली में, यस और नो। और स्टेडियम की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है न्यू दिल्ली में है। लॉन्गेस्ट सर अभी तो ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हाँ, वो सबसे बड़ा है। इंडोर स्टेडियम बोला गया बाबू, ये इंडोर स्टेडियम है। थोड़ा दिमाग पे ध्यान दो, जोर डालो। इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम का मतलब एक ऐसा स्टेडियम, ठीक है, जहाँ पे इंडोर वर्क किया जाता है। जैसे मैं बात करूँगा कि क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी का, तो वो क्या हो गया? पूरा क्रिकेट स्टेडियम हो गया, ठीक है। लेकिन इंडोर स्टेडियम, अब आप बोलोगे सर इंडोर स्टेडियम दिखता कैसा है? अब तो सब मेरे से ही तुम काम करवाओ, कुछ तो काम खुद से भी करना चाहिए वैसे तो इंसान को। सब वसूली पे उतरे हैं तो नहीं सर। ये देख लो, इसको बोलते हैं इंडोर स्टेडियम, जिसके अंदर सब ऊपर में कवर होता है, धूप नहीं दिखती है, धूप नहीं होता है, ठीक है। ये देखो। हाँ सर, मैं जब क्वारंटीन हुआ था NSCI क्लब में वर्ली में, तो भी वहाँ पे पूरा ऐसा कवर था। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ कनेक्ट करने का, बट हो नहीं रहा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। अब हॉस्पिटल के ऊपर धूप के नीचे तो रखेंगे नहीं ना, अगर हॉस्पिटल जैसा इन्वायरमेंट हो तो, है ना। ये तो कॉमन सेंस की भी बात है, लेकिन तुम लगाए नहीं तो इट्स ओके, होता है कभी कभी। नहीं, वहाँ जो जहाँ मैं था सेम ऐसा ही वो भी था, जैसे आप दिखा रहे हो। हाँ, सेम ऐसा ही था। होता मतलब एरिया पे जाकर ज़्यादा चाहिए। इंडोर का मतलब समझ गया ना, पूरा कवर्ड हो गया। जैसे WWF का देखते हो आप, टेनिस का देखते हो, है ना, तो वो सब इंडोर होता है, मतलब ऊपर में कवर होता है। आउटडोर कौन हो गया? जिसमें धूप आती है, जिसमें क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना, फुटबॉल जैसे वानखेड़े। तो हाँ, वानखेड़े का। एंड जैसे बैडमिंटन इंडोर, बैडमिंटन क्लब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट कैनल की बात करते हैं, इंदिरा गांधी कैनल राजस्थान में है। इंदिरा गांधी, देखो बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंदिरा गांधी कैनल है कहाँ पे, राजस्थान में है या दिल्ली में है। इंदिरा गांधी का स्टेडियम
की बात करें तो न्यू दिल्ली में, इंदिरा गांधी का एयरपोर्ट करें तो न्यू दिल्ली में, लेकिन जब कैनाल की बात करोगे ना भाई साहब आप, तो वो राजस्थान में आ जाएगा। ये थोड़ा एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया गया, तो पहला ऑप्शन दिया था राजस्थान, दिल्ली, सब बच्चे लगा के आ गए थे, उनको पता था कि इंदिरा गांधी तो, हाँ ये गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी। हाईएस्ट गेट बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी आगरा में है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई होप आप लोग गए होंगे। हाँ सर, ये बहुत सारा मतलब हिस्टोरिकल फिल्म्स में दिखाया है ठीक है, तो दिखाया गया, मतलब जितनी भी इंडिया में घूमने लायक जगह है, तो आई हैड बीन टू देयर, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा जगह है। तो हाईएस्ट गेट बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी आगरा में, ठीक है। बिगेस्ट डेल्टा सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बिगेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। अब कुछ बच्चे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है सर ये डेल्टा किस चिड़िया का नाम है ना, कोई ऐसा प्राणी है? मलबा इकट्ठा हुआ है जो, हाँ वो तो तुमने हिंदी में फील करा दिया, बट लोगों को फील आया नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उनको फील करा दूँ। ये देख लो, दिख रहा है आपको? हाँ भाई, बाकी लोग प्राणी, ठीक है। तो ये आपको बिगेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा इस टाइप से मस्त फोटो आएगा वहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये पूरा कवर्ड होता है, बीच में नदी जैसा रहता है, और दोनों साइड से क्या कवर होता है? पेड़ पौधे, ठीक है ना, समझ आ रही है बात? ठीक है, वाटर वगैरह जा रहा है, फ्लो कर रहा है, बीच में अगल बगल में पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, या फिर ड्रेनेज सिस्टम कर सकते हो। देखो वाटर वाला आप देख पा रहे हो, हालांकि ये इंडिया का नहीं है, मैंने ऐसे ही दिखाया आपको, ठीक है। तो आई होप कि आइडिया लग गया होगा कि डेल्टा किस चीज़ का, मतलब किस टाइप का है। आगे की बात करते हैं। ये एक्चुअली इसमें कहो तो हिंदी में बता दूं उसको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बिगेस्ट डेल्टा हो गया। नेक्स्ट, बिगेस्ट एनिमल फेयर बिहार में सोनपुर में होता है। एनिमल फेयर मतलब जानवरों का मेला, सोनपुर बिहार में। अब ये मत बोलना कि सर ये अब ये मत बोलना कि ये भी देखना है सर। नहीं पता है सर, वहाँ पे भैंस गाय बेची जाती हैं, वो भैंस गाय का मेला ही है, वहाँ पे लोग जाते हैं गाय भैंस खरीदने के लिए। देखो ये तो एक्सपीरियंस से लोग बता सकते हैं जो देखे हैं, ठीक है। बाकी देख लो भाई, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मतलब चलो ठीक है देख लो एक बार, बस अपनी ख्वाहिश आप पूरी कर लिए है ना। देख लो ये इतने सारे जानवर को लेकर के मार्केट में उतार दिए हैं, ठीक है। तो जिसको जो जिस भाव यहाँ पे मतलब जानवर खरीद सकते हैं, हाँ खरीद सकते, हाँ चाहे जो भी जानवर, मतलब पेट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर, जैसे चोर बाजार होता है ना, वैसे ही है जो भी है। हाँ लेकिन ये भी बात है कि लोग रात में गाय बकरी की चोरी करके बेच देते हैं, और बेचने के लिए यहीं लाते हैं। जैसे मोबाइल की चोरी करके लोग चोर बाजार में बेच देते, तो लोग दूसरे के घर पे जा करके रात में लोग सो रहे थे, गाय को मुंह बंद करके लेके चले गए भाई। वैसे तो लेकिन नहीं जाना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी ले गए तो क्या कर सकते हैं। एनीवेज लेट्स मूव टू द पॉइंट, ठीक है। सोनपुर बिहार में है, ठीक है। अभी चोरी करते हैं या ईमानदारी से बेचते हैं ये उनका पर्सनल मामला, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को पता, अच्छे चोर भी होते, हाँ ठीक है। आगे बात करते हैं। नेशनल कैलेंडर साका एरिया के हिसाब से था। नेशनल एक्वाटिक, ये इंडिया का जो चीज़ें हैं वो जरा आप देख लीजिए जल्दी से। नेशनल आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द नेशनल कैलेंडर, तो किस पे डिपेंड था? साका एरिया पे था। एक्वाटिक एनिमल की अगर हम बात करें, एक्वाटिक एनिमल की बात करें तो क्या है? रिवर डॉल्फिन है। क्या है? रिवर डॉल्फिन। नेशनल फ्लैग क्या है? ट्राई कलर। नेशनल एम्ब्लेम क्या है? सारनाथ लायन, अशोक जिसको बोलते हैं, कैपिटल अशोक। नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक जय है। नेशनल सॉन्ग कौन है? वंदे मातरम। करेंसी सिंबल कैसा है? अब पहले करेंसी सिंबल नहीं था, पहले करेंसी सिंबल नहीं था इंडिया में, लेकिन बाद में एक आईआईटी बॉम्बे का उदय कुमार नाम का एक स्टूडेंट है, एक्चुअली प्रोफेसर है वो, है ना, प्रोफेसर है ना, जिन्होंने रुपी का सिंबल बनाया। मालूम है आपको सबको? यस और नो? हाँ जी, रुपी का नहीं। बेकार है भाई, तुम लोग कैसे करोगे? हाँ वो वेलकम में सुना था सर, उदय सेट्टी। बेकार है उदय सेट्टी, एकदम गधे हो तुम, तो गधे हो। बाकी लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं। उदय कुमार, ये देखो ये है उदय कुमार, इंडियन रुपी का साइन था, इसने डिजाइन किया। देख लो इस प्राणी को, आप जैसा ही दिखता होगा, आपसे शायद कुछ लोग हैंडसम से नहीं भी दिखता हो,
बट ये डिज़ाइनर है, ठीक है, और इसने डिज़ाइन करके प्रपोज किया। इसका ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन नहीं, टेंडर निकला था। तो कभी IIT गुवाहाटी आसाम डिपार्टमेंट के हेड हैं ये भाई साहब। कौन सा IIT गुवाहाटी? मुझे लगा IIT मुंबई का है, ये नहीं है, IIT गुवाहाटी का, ये आसाम अभी है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इंडियन करेंसी का नोट जो है, अरे देखो, हाँ, ये पढ़ाई किया है IIT बॉम्बे से, देख रहे हो, इसने पढ़ाई कहाँ से किया? IIT बॉम्बे से किया। लेकिन फ़िलहाल वो कहाँ पे है अभी? डिज़ाइन, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन, IIT गुवाहाटी आसाम में। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपने बनाया और उसको इंडिया ने अपनाया तो इट्स रियली ग्रेट ऑनर। आगे बात करते हैं, चलिए। तो अब ये जगह खाली नहीं है, रुपये का नोट आ चुका है। नेशनल रिवर कौन है? गंगा है। फ्लावर कौन है? लोटस, ये तो तुम भूलोगे नहीं। लेकिन नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो है। क्या ये बात किसी कोई ऐसे हैं जिसको नहीं पता था ये बात? ईमानदारी से, जरा ईमानदारी से आप बोलो, क्या आपको पता था कि नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है? Yes. अरे बाकी लोग बोलो ना कि हाँ सर, पता था। सबको पता था। पता था। कोई तो ऐसा अजनबी होगा जिसको नहीं पता था। हाँ, सर इतना तो सबको पता रहता है। अरे बाप रे, कोई देखो जो अरे कोई तो बोलो नहीं है, मैं बोलता हूँ नहीं। लो, ये तो तुझ झूठ बोलने वाली बात हो गई कि साहब मैंने एक मर्डर कर लिया, जो करना है कर लो। ठीक। नेशनल ट्री, अरे छोड़ो, अभी इतनी बात कर रहे हो ना, अब बताओ नेशनल ट्री बनियान ट्री है, मालूम है आपको? सर वो नहीं पता। ये नहीं पता था। अगर ये बेटा क्वेश्चन में एग्जाम में आया था ना, तो लोगों की कुछ पता था सर मेरे को। कुछ लोगों को पता सर मैं इसका टहनिया पकड़ के मैं गांव में झूमता था। एक से एक मालूम है। तुम लोग रिजेक्ट कराओगे वीडियो को, बट ठीक है, इट्स ओके, चलता है। नेशनल ट्री, बनियान ट्री। अब ये मत बोल देना सर, एक सेकंड, अब ये मत बोल देना कि सर बनियान ट्री होता कैसा है। सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। पता है सर, मैं इसको टहनी पकड़ के झूमता था गांव में। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, बाकी लोग को तो नहीं पता ना। वो वरुण धवन, वो यार पीपल का पढ़ा थिंक ना, पीपल का ट्री बनियान ट्री हो, पीपल ट्री है बनियान ट्री है। जहाँ पे वो अग्निपथ में संजय दत्त ऋतिक रोशन का परफॉर्म आते ना, वहाँ पे शूटिंग होता है। पीपल का पेड़ है ये, पीपल का पेड़ है ये। अरे वर्ग का खेत बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें भूत वगैरह भी बहुत लटकते हैं, नहीं? तो रात में, अब तुम लोग को अच्छे से याद आ गया होगा। देखो एक बात मैं बता दूं, आपको पता है कि हमारे जो शनि भगवान हैं, उनका माला बनाया जाता है, माला बना के पहनाते हैं, है। अब तुम लोग ट्री से फील नहीं आया हो तो लीफ लगा लो, बस वो प्रपोज होता होगा। अब हुआ है तभी तो ये देख लो। वैसे तो पीपल आप बोलते हो, बट बनियान ट्री ये अब देख लो। अब ये पीपल का पत्ता तो नहीं है भैया, ईमानदारी से ये है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि पीपल है या जो भी है, बट कुल मिला के बात ये पीपल का पत्ता है। वैसे आप लोग वट पूजा बोलते हैं, फीमेल लोग करती है अपने पति के लंबे उम्र के लिए। अब कुछ लोग पीपल, अब बनियान ट्री नहीं मिला, ये ओरिजिनल आइटम तो ये है, लेकिन नहीं मिलता है तो पीपल में ही निपटा देती हैं। तो सोचती हैं उम्र बढ़ गया, अभी बढ़ा कि नहीं बढ़ा उनका पर्सनल मामला है, वो कोरोना ही बताएगा। और इसी का सर अपोजिट है इलाहाबाद में जो अकबर किला है, वहाँ एक वट वृक्ष है, वो त्रेता युग से ही है। त्रेता, द्वापर, कलयुग है, अभी तीनों युग से चल रहा है। तो वहाँ पे चढ़ के जो यमुना जी में छलांग लगा के मर जाता है, वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, औरतें पूजा कर रही है उम्र बढ़ाने के लिए। अब जो भी है, उम्र बढ़ाने का है या सक्सेस का है या क्या चीज़ का है, ये तो खैर अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम 2 दिन फास्ट करके देख लो, दुनियादारी समझ में आ जाएगी। लेडीज़ लोग के अंदर बहुत सारी पावर होती हैं, मतलब क्या है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल टाइगर है, और उसका अगर हम बायोलॉजिकल नेम अगर हम बात करें तो पैंथेरा टाइग्रिस है, ठीक है। नेशनल बर्ड पीकॉक है, लेकिन अगर आपसे बायोलॉजिकल नेम पूछ ले तो उसका है पैवो क्रिस्टैटस, ठीक है, पैवो क्रिस्टैटस। चलो आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को कौन लेकर आया था? एओ ह्यूम, ठीक है। प्रेसिडेंट उसकी बाद में सोनिया गांधी बनी थी, ठीक है। ये 1885 की बात है, सोचो। सोनिया गांधी जी जो हैं
बहुत पुराना मामला है इनका, ठीक है, सेक्रेटरी का। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय बनाए थे। अच्छा, मैं आपको एम.एन. रॉय के बारे में और बता दूं, एम.एन. रॉय ही वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने प्रपोज किया था कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1920 की बात है। बाद में B.R. अम्बेडकर जी जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, एक्चुअल में इंटेलिजेंट थे। आप देखो कि कोई भी पॉलिटिशियन हमारे महात्मा गांधी जी को छोड़ के चश्मा पहनते थे क्या? बता दो। नहीं। एक B.R. हाँ, बट वो पढ़ाई लिखाई से बात मामला है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन से मामला। तो B.R. अम्बेडकर जी को 2.5 लेंस का शायद चश्मा लगा होगा या 5 डायोप्टर का, तो शायद पढ़ाई इतना ज़्यादा कर लिया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, ठीक है। तो एजुकेटेड आदमी थे, इसमें ईमानदारी। कॉन्स्टिट्यूशन में सर, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 32 को उन्होंने संविधान का आत्मा बताया है। चलिए आगे बात करते हैं। बीजेपी से आपको पता है, अभी रिसेंटली मोदी जी ने बोला था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये कौन थे? मुखर्जी हैं तो ये बंगाली थे, और ये हमारे ममता बनर्जी जी को बोल रहे हैं कि बीजेपी का स्थापना जब किया कौन? बनर्जी, एक बंगाली ने किया है। तो बीजेपी की सरकार भी तो बंगाली की होनी चाहिए ना बंगाल में। ये टीएमसी ममता दीदी बोल रही हैं खेला हो बे। अरे कुल मिला के बात ये है, जिसका सेठ, जिसका मालिक मुखर्जी था, तो कोई दूसरा आदमी कैसे आ सकता है? हाँ सर। मुखर्जी की जगह पे बनर्जी कैसे आ सकता है? चुकला है ना। तो यहाँ पे बनर्जी की जगह पे, मुखर्जी की जगह पे दूसरा आदमी नहीं आना चाहिए। तो कहने मतलब दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो जो सब सीक्रेट एजेंट होते हैं सर, ठीक है, CPM, ठीक है, EMS डांगा है ना, BSP के काशीराम जी थे, NCP के शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, लो इन्होंने तो खुद की पार्टी स्टार्ट की थी 1998 में। हाँ सर, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ममता बनर्जी। अगर चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। बिगेस्ट जू की बात कर रहे हैं तो जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता वेस्ट बंगाल में सबसे बिगेस्ट जू है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तुम सोचोगे कि सुबह निकले हो 8 बजे और तुम पूरा जू को घूम लोगे शाम 4 बजे तक, तो ये गलतफहमी है तुम्हारी, ठीक है। मत समझ रहे हो, गलती से कोई गाड़ी से घूम रहे हो तो समझ में आती है बात, पैदल गए तो आधा तो छोड़ो 25% भी नहीं घूम पाओगे। मैं जब गया था रैंथमबोर गया था, मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हुआ था कि मैं जीप पे गया और मुझे टूरिस्ट ने, हालांकि मैं दबंग टाइप तो पहले से भी हूँ और मुझे डर वगैरह तो लगता वैसे भी नहीं था, लेकिन तो रैंथमबोर की बात, रैंथमबोर जो है वहाँ पर उन्होंने बोला था कि आप उतरिएगा नहीं जीप से, हाँ, ज़्यादा हीरोपंती मत झाड़िएगा, ठीक है ना। तो अगर आप उतर गए तो 2020 मैच खेल लेगा कौन? टाइगर वहाँ का बंदर, ठीक है। तो आप उतरिएगा नहीं, बस ध्यान रखिएगा। तो मैं भी देख रहा था कि बड़े आराम से, बड़े फ्रेंडली टाइप ऑफ टाइगर्स हैं, है ना, बहुत फ्रेंडली टाइगर्स थे, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फ्रेंडशिप हमारे साथ नहीं थी, फ्रेंडशिप किसके साथ थी? टूर गाइड के साथ थी, क्योंकि उसको खाना देता था वो। मैं बोला कि रोड पे आराम से घूम रहे हो यार, जीप चला रहे हो, बगल से मतलब शेर कह रहा हूँ, टाइगर्स वगैरह घूम रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बोला वो काफ़ी फ्रेंडली, थोड़ा मैंने बोला एक बार हैंडशेक हो जाए, तो बोला कि वो मुंह से शेक कर लेगा, तो आप हैंडशेक मत सोचिए, हाँ। तो आप प्लीज़ हाँ भी थोड़ा प्रोटेक्शन लेयर में, आप जब तक मेरे साथ हैं सुरक्षित हैं, मैं गायब तो आपकी आत्मा गायब, तो आपकी आत्मा गायब, ठीक है। तो प्लीज़ हाँ कोऑपरेट कीजिए। हालांकि उन्होंने 2-4 शेर ऐसे भी रखे थे जिसका पूरा दांत तोड़ दिया था उन्होंने, ठीक है, कि वो आप चाहिए उससे तो गले वाले मिलिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाँ, लेकिन नाखून तोड़ा नहीं था, लेकिन नाखून था ना, फाड़ देता वो, हाँ, नाखून नहीं तोड़ा था। तो मैंने बोला ना, रिस्की है, मतलब वो ओल्ड एज होम्स वाले हो गए, ओल्ड एज वाले जिसके दांत वांत सब ऑलमोस्ट गए हुए थे सारे, ठीक है। तो चलिए, प्लेस विथ मिनिमम रेनफॉल, लेह लद्दाख जिसको बोलते हो आप, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। मैक्सिमम रेनफॉल जो है आपको मैसरनाम में होता है, सरनाम नहीं, सिनराम में, माओ सिनराम में, जो एक मेघालय में है। मिनिमम रेनफॉल लेह में होता है। लॉन्गेस्ट रोड जो है GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं इसको, GT रोड, ठीक है। अब सवाल ये है कि GT रोड है कहाँ? बताओ ये कहाँ है? GT इंडिया की बात कर रहा हूँ,
जीटी रोड, वो हाँ ग्रैंड तक, वो तो मैं पहले ही बोला आपको, ग्रैंड जीटी ये सब रोड आप ग्रैंड लिखोगे ना वेयर जीटी रोड इज लोकेटेड तो सारा इंफॉर्मेशन वो आएगा, क्योंकि ये जो आपका है शेरशाह, जो है शेरशाह सूरी का नाम सुना था आपने? हाँ सर, वो पानीपत में दिखाया था संजय दत्त। हाँ राइट, तो कहने का मतलब पानी, तुमको सब चीज़ पिक्चर भी दिखता है नहीं, ठीक है। स्टार्ट और एंड देखोगे आप, बांग्लादेश से शुरू होता है, ये भाई साहब कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं देख लो, बांग्लादेश, कोलकाता, प्रयागराज, और अब प्रयागराज देखो भाई, इलाहाबाद वाले प्राणी तुम्हारे घर से हाँ ठीक है सर, मैं उधर से गया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अरे बाप, मैंने तुम्हारे दिल की बात रख ली, लेकिन बात कुछ ऐसा है कि मामला, असली मामला तो दिल्ली और अमृतसर से निकल रहा है गाड़ी, ठीक है। अब हाँ सर, दिल्ली और अमृतसर, हाँ वो बीच में मेरा एरिया है, फिर वो चलता चला जाएगा, फिर लाहौर और रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान तक जाएगा, तो इसीलिए जीटी रोड बहुत लंबा कहलाता है। फिर पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, मामला ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं जरा, ये फिर से चला गया, वो दिल्ली और अमृतसर मतलब शुरू एंड लास्ट दिखा रहा था ना। चलो, बिगेस्ट सन टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल, पूरी उड़ीसा सबको मालूम है। हाईएस्ट पीक देखिए, यही गॉडविन अस्टीन है, लोग कंचनजंगा की बात करते रहते हैं। अच्छा ये बताओगे जरा कि ये बात मैंने आपको बताया था ना, हाईएस्ट पीक कंचनजंगा के बारे में, ये गॉडविन अस्टीन के बारे में, यस सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको याद रहा। जरा मुझे बताओ इसका लेंथ कितना है, अब बताया भी था, अब ये मत बोलना कि सर नहीं पता मेरे को, कितना मीटर है बोलो, भूल गए ना, बड़ा बेकार टाइप के लोग हो तुम, है खाली हाँ सर बोलते रहते। तो अभी बोला था गॉडविन अस्टीन का कितना लेंथ है, बोलो। नहीं पता, भूलिए, बड़ा बेकार मामला है। हाँ भाई, अरे 8611 नहीं बोला था जी, 8611 मीटर, एकदम बेकार मामला है तुम लोगों का, एकदम भूल जाते हो, कैसे चलेगा जिंदगी समझ नहीं आता है। 8611 कहीं लिखा भी होगा, खैर मुझे तो याद है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। सर मुझे दिखा उधर, कौन सा नंबर पे देख लेना तुम लोग, वही कहीं पे है, दिखा 8611 मीटर है ना। हाँ, ये देखो यहाँ देखो, हाँ। है ना 8611, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ मैं, गॉडविन अस्टीन अगर मैं गूगल पे डालूँ, ठीक है, तो गॉडविन अस्टीन बताना है वो ये है कि उससे जस्ट नीचे कौन है। कुछ लोग बोलते थे कि कंचनजंगा गॉडविन कॉल्ड K2 के नाम से क्यों बोला जाता है, तो ये सब चीजें आंसर वहाँ पे मतलब गॉडविन अस्टीन में वो कुछ महीने पहले कुछ तो बड़ा पेड़ का निशान मिला था। ये फोटो देख लो आप लोग, है ना, ये देख लो आप। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ये सब चीज़ों को आप अपने आँख से देखोगे ना तो बहुत अद्भुत लगेगा, मतलब मैजिकल लगेगा कि यार ऐसी भी चीज़ें इंडिया में हैं, मतलब इट विल लाइक ए मैजिक समथिंग डिफरेंट। हालांकि ये बात ये अलग है, जैसे कोई कश्मीर गया है, शिमला श्रीनगर जैसा कुछ नहीं गए हो तो अलग बात है, ठीक। आगे बात करते हैं। हाँ सर गया हो। चलो आगे देखते हैं। इंडिया में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, जानना चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं। मैं भी तो जीटी रोड, ठीक है। बिगेस्ट सन टेम्पल, ठीक है, पूरी गॉडविन अस्टीन समझ आ गई। बिगेस्ट चर्च जो है गोवा में है, सब लोग जाते हैं, जब भी घूमने जाते हैं तो कैथेड्रल चर्च जरूर घुमाता है आपका टूरिस्ट गाइड, ऑफ कोर्स कैथेड्रल चर्च, ऑफ कोर्स आई हैव बीन देयर। तो आप लोग भी गए होंगे कैथेड्रल चर्च, अगर गए हैं तो आप जरूर घूमे होंगे, ठीक है। बिगेस्ट सर कुछ लोग मतलब जबरदस्ती भी लेके जाते हैं वहाँ पे, तुमको कहीं भी ज़बरदस्ती कोई ले जा सकता है। बिगेस्ट सिनेमा हॉल थंगम तमिलनाडु में, सबसे बड़ा सिनेमा हॉल है थंगम तमिलनाडु में। नेक्स्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर हॉल राज मंदिर जयपुर, बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। वाइल आई हैव टेकन सम गेस्ट लेक्चर्स एट पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर, श्री बालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन जयपुर एंड कौन सा जगह था ये, एक था रीजनल कॉलेज फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। जब हम गिनीज बुक में नाम आया था हमारा, 1100 रोबोट बनाया था हम लोगों ने, जो 1100 रोबोट्स इन 3 days विथ लाइक, जहाँ तक कि मुझे याद है 878 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे, 11,000 रोबोट्स, मतलब इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, लाइक मैजिक था वो तो। प्रोजेक्ट का हेड हमारे 3 मेंबर्स थे, जिसमें आई वाज वन ऑफ द
पार्ट। चलिए, मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर हॉल राज मंदिर, मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूर देखो। मैं मूवी देखने जाता था एक बार, चाइनीज़ लोग वहाँ पर जा कर के बोलते हैं या जापानीज़ लोग, ये देखिए आप, है ना, उनकी वहाँ पे जो लोग बैठता है ना, जो सिनेमा हॉल में टिकट काटता है, समझ रहे हो मेरी बात, उनको मोर देन 80 लैंग्वेजेस आना कंपलसरी है। कितने? 80? क्यों? अरे भैया, वहाँ पे पूरे फॉरेन के लोग आते हैं टिकट कटाने। कोई चाइनीज़ बोलेगा 1 टिकट प्लीज़, तो हिंदी में थोड़ी बोलेगा, वो बोलेगा विच कंट्री, ओके सऊदी अरबिया, इन लड़ा आना बड़े, ऐसा करके, ठीक है। तो जो कंट्री वैसे लैंग्वेज में बात करेंगे। पाकिस्तान, गेट आउट। पाकिस्तान लोग अलाउड नहीं है, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। कुछ भी बकवास करते हो तुम, ठीक है। पाकिस्तान के लोगों को बुलाएंगे मूवी दिखाने के लिए इंडिया का। इंडिया की मूवी देखते हैं वो, लेकिन सब टाइटल्स मैं भी देखता हूँ। कि मेरा जो था, मतलब मैं बोलता हिंदी इंग्लिश विच अब वो सब टाइटल्स में लिखे रहते हैं। मतलब आपको जिसका सब टाइटल, अगर आप चाइना से आए हो तो सब टाइटल्स चाइना वाले में चाहिए 17th नंबर पे हॉल में। आप कौन से कंट्री से, सऊदी अरब से, तो सब टाइटल सऊदी अरब का दिखेगा। कंट्री सलमान खान दिख रहा है पिक्चर में, सब टाइटल्स दिख रहा है सऊदी अरब का। वाह रे यार, कमाल की बात है भाई। शाहरुख खान उसमें दिखेगा। अब शाहरुख खान दिखे या ना दिखे, सब टाइटल्स अलग कंट्री का अलग दिखता है। हम बोले ये क्या सीन है भाई, 18 प्रोजेक्ट हैं, तुम लोग सब टाइटल्स अलग अलग कंट्री का दिखा रहे हो। बोले तभी तो हमारे विदेशी लोग आएंगे, नहीं तो हिंदी का डायलॉग उनको क्या समझ में आएगा। हम बोले वाह, इट्स ए वेरी गुड थिंग कि सब टाइटल्स आप ये हिंदी ट्रांसलेटर होना चाहिए हर एक फिल्म के लिए, मजा आएगा फिर। तुम्हारे पिताजी डायरेक्टर है ना, प्रोड्यूसर है ना प्रोजेक्ट के। स्टेट एडजेसेंट टू मैक्सिमम स्टेट्स बाउंड्री, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूपी को कवर करता है स्टेट्स में। अब यूपी से अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था पॉलिटिकल मैप में, अगर खुला हो तो ऑफ कोर्स खुला हुआ है। देखो आप जरा ध्यान से देखिएगा, यूपी को दिख रहा है यूपी, तो देखो यूपी को कौन कौन कनेक्ट कर रहा है। एक न्यू दिल्ली कनेक्ट कर रहा है, यूपी से उत्तराखंड कनेक्टेड है, यूपी से बिहार कनेक्टेड है, यूपी से झारखंड कनेक्टेड है, यूपी से छत्तीसगढ़ कनेक्टेड है, यूपी से मध्य प्रदेश कनेक्टेड है, यूपी से जयपुर कनेक्टेड है। इंटरेस्टिंग बात ये, यूपी से हरियाणा कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स चंडीगढ़ तो हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। फिर उसका उत्तराखंड, मतलब अब एक पार्ट देख पा रहे हो कि यूपी से कितने स्टेट्स कनेक्टेड, ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ना। इसीलिए थोड़ा सा पॉपुलेशन तो है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो 1 2 छत्तीसगढ़ 3 मध्य प्रदेश 4। मैं पूरा एग्जैक्ट काउंट नहीं कर रहा हूँ, लगभग लमसम अप्रॉक्सिमेट काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 जयपुर राजस्थान 5 दिल्ली 6 हरियाणा 7 उत्तराखंड 8 और मतलब मोटा मोटी 8 से 10 तो पकड़ के ही चलो। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो, यस और नो, है ना, समझ रहे हो ना बात को। कर्क रेखा जितना भारत काटती है उतना यूपी हर राज्य को काटती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बात को, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेल रूट, देखिए जैसे यूपी के और बिहार के लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विसेज में देखने को मिलते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा एक्सपर्ट बने और मेहनत करें तो चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। लॉन्गेस्ट रेल रूट की बात करें, वही थोड़ी सी कमी है, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और टेक्नोक्रेट हूँ, तो मैं चीज़ों को समझा हूँ, चीज़ों को अच्छे से, कि इंडिया के लोग ठीक करना जानते हैं, बनाना डिफ़िकल्ट है उनके लिए। इस मामले में इसरो ने बहुत अच्छा काम किया है, DRDO ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। इंडिया के मैं कुछ IIT से बहुत दुखी हूँ, इंक्लूडिंग IIT बॉम्बे। जब मैं जाता हूँ सेमिनार के लिए, ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, बट टेक्निकली आई यूज्ड टू टेक गेस्ट लेक्चर्स फॉर द साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं भी बोलता हूँ कि तुम लोग क्या बनाते हो यार, व्हाट द हेल यू यूज्ड टू डू। आई थिंक यू शुड डू समथिंग, क्रिएट समथिंग। जन ऐप बना रहे हैं वो बैठ के, और ऐप भी कौन बनाएंगे, कंप्यूटर वाले। व्हाई डोंट यू क्रिएट समथिंग लाइक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया, ऐसा कुछ। यू शुड क्रिएट समथिंग विच बिकम्स हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने पे, अब कुछ एक लड़की ने बनाया था एक छाता, चाहे कितनी भी बड़ा तूफान आ जाए ना, वो छाता मुड़ेगा नहीं। तो वो लगा कि भाई कुछ थोड़ा इनोवेटिव बनाया उसने, अच्छा कुछ प्रोडक्ट टाइप। इंडिया वाले क्या सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, किस पे, ऐप बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। वाई डोंट यू क्रिएट समथिंग विच हैज़ एन इंटरनेशनल वैल्यू, विच नीड टू हैव। सर कोई आज तक मतलब कोई टाइम मशीन बना पाएगा आगे?
अब वो बना पाएगा नहीं बना पाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि जब हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे अटेंड करते हैं तो इंडिया के लोग जब आते हैं, मैंने अटेंड भी किया, बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखा, NITs के प्रोफेसर्स को देखा हूँ मैं। अब उनको खाने से मतलब है, आप लोग क्या कर रहे हो यार सर आप, मतलब अरे रवि खा ले यार, बहुत बढ़िया खाना बना है, हमने क्या मजाक कर रहे हो सर, कॉलेज से आए, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आए, 123 डेलीगेट्स आए कंट्रीज़ के, सुन लो ना, अरे चल ना खा के आते हैं यार, बढ़िया खाना है समझा कर। हम बोले इसके लिए सरकार भेजी है आपको, हद है यार। प्रोफेसर्स लोग भी समझ नहीं रहे बात को, क्योंकि मुझे भी नहीं करने दिए, मतलब कि आई वांटेड टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स, टोटल 3 डेज का था प्रोसेस, हाफ एन आवर का सब लोग का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि उनको पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि क्या क्या बोल रहे हैं वो। एम्बेडेड सिस्टम्स की बात हो रही थी, बोले एम्बेडेड सिस्टम हमको क्या करना है रवि, मैकेनिकल की बातें हमें क्या कर रही है, हम तो कंप्यूटर फैकल्टी हैं, हम तो कैपिटल प्रोफेसर हैं, मैकेनिकल में क्या लेना देना। फिर मैंने उनको बताया कि एलन मस्क जिसने कोई डिग्री हासिल नहीं की स्पेस साइंस में, उसने इतना स्पेस एक्स बना दिया सिर्फ किताबों से पढ़ के, बिना कोई डिग्री के। आपको समझ में आता है ये चीज़ें? एलन मस्क का नाम सुने हो ना तुम लोग? बिजनेस एलन मस्क का कोई बैकग्राउंड नहीं था इस पे, किताब पढ़ के सोचो इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दिया। मैं वही सोचता हूँ कि जो बच्चे IAS IPS बनते हैं या जो भी काम करते हैं वो किताब से पढ़ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बन जाते हैं, इट्स रियली गुड, बट व्हाट यू आर गिविंग टू द कंट्री, आर यू गिविंग एनीथिंग टू द कंट्री विच हैज़ एन इंटरनेशनल वैल्यू? नहीं, हम तो IAS IPS बन रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। I know it's really, I know it is a very tough thing, but are you creating any product which has an international value, which comes with a, अब इंडिया का कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी वैल्यूज होती है, हम भेजते हैं अल्फोंसो आम, मंगाते हैं आईफोन, तो बताओ किसका GDP बढ़ेगा, इंडिया का कि US का? एक आईफोन मंगाओ, 70,000 का एक फ़ोन मंगाते हो तुम एक आदमी, और 1 kg तुम आम भेजते हो, तो कमाएगा कौन? US कमाएगी, इंडिया ज़्यादा कमाएगा? वो तो ये तो किस्मत अच्छी है कि थोड़ा सा हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने को वैक्सीन बना दिया, उसमें आजकल मोबाइल के साथ एक फ्री आते हैं मैंगो। भगवान क्या करूं मैं। सर आपका कोई दोस्त भी इसरो में है ना? मेरा एक फ्रेंड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया था, वो पहले से भी ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट था, पहले से भी वो था। तो एक्चुअली मैंने भी बहुत बड़े सपने देख लिए थे, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की बात कर ली थी, मतलब मैं प्लान किया था कि मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। हालांकि अपने औकात से ज़्यादा बड़े सपने देख लिए थे मैंने, लेकिन बाद में। सर मेरे एक अंकल हैं, सुरेश अंकल, वो विरार में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं, केबल, ऐसा केबल जिसमें आपका फोन भी चार्ज हो जाएगा, आप उसको मतलब ऐसा स्पीक करोगे वो आपके पास आ जाएगा, उठ जाएगा, मतलब पूरा टेक्नोलॉजी उसमें लगा रहे हैं। अब देखो अभी जो चीज़ें हैं, जैसे मेरे कुछ कलीग्स हैं वो स्मार्ट रूम सिस्टम्स बना रहे हैं, मतलब यू व्हाट एवर यू वांट टू डू, यू एवरीथिंग विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम द रिमोट। ठीक है, आप घर पे रहिए रिमोट पे। अगर आप घर पे नहीं हैं तो आपको लाइट जलाना है, आप ऑफिस में बैठ के लाइट जला सकते हैं, आप ऑफिस में बैठ के अपने सारे फ़ैन ऑफ कर सकते हैं, आप जहाँ भी हों इंडिया के किसी भी रूट पे हैं आप अपने सब चीज़ें, घर की चीज़ें ट्रेस कर सकते हैं, और वो सिस्टम आपकी हर दीवार पे लगी रहेगी और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम से कनेक्टेड होगा। अगर आप घर से निकल गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, ये तो नॉर्मल कैमरा भी कर लेता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ ओपन करना है, कुछ क्लोज़ करना है, तो वो चीज़ें भी कर सकते। ये थोड़ा लगा कि चलो हाँ ठीक है, तो मेरे कुछ कलीग्स जो हैं NITs में काम कर रहे हैं, तो डेट्स रियली लगा कि हाँ चलो ये प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वेंशन हम अभी कर रहे हैं वो चाइना 10 साल पहले कर चुका था। तो अब हम बोले कि भाई क्या रॉ मटेरियल, क्या? बोले सब चाइना से मंगा रहा हूँ। फिर क्या फ़ायदा, तुम क्या कर रहे हो कुछ? बोला कि हम टेक्नोलॉजी। हाँ सर, मेरे अंकल भी पहले चाइना से तो ले रहे थे, प्रोडक्ट लेकिन अभी इंडिया का ले रहे हैं। कि व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी अदर कंट्री। इफ यू आर टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द अदर कंट्री, दैट पर्टिकुलर IP डज नॉट बिलोंग टू यू। IP मतलब समझते हो ना? ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा लाइसेंसिंग, तो वो चीज़ें हो जाती है। डीपेस्ट कोल माइन रानीगंज वेस्ट बंगाल,
डीपेस्ट कोल माइन कहाँ पे है? रानीगंज, वेस्ट बंगाल। कोल माइन जानते हो, कोल माइन समझते हो ना आप लोग, ठीक है। और फर्स्ट कोल माइन भी कहाँ था? रानीगंज, वेस्ट बंगाल। मैं 7 दिन के लिए रहा था यहाँ पे रानीगंज में। वो केजीएफ का फिल्म भी वहाँ पे मतलब कॉल हाँ, इट इज बेस्ड सारे ऑन कॉल पिक्चर की बात तुमको वही पता है, जैसे कि तुमको पर्सनल डायरेक्टर तुम्हारे घर पे रहता है और बता जा रहा है, बता के जाता है कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, है नहीं? आगे यही प्रोड्यूसर बनने वाला है। ठीक है, ये देख लो डीपेस्ट कोल माइन की अगर हम बात करें, झारखंड का लिखा हुआ है, ये तो झारखंड का दिखा रहा है, रानी कोल्ड फील्ड है ना, तो आप देख लीजिए। थोड़ा मुझे आइडिया देना था आपको कि किस टाइप का कोल माइन आपको है ना, तो बाकी आप देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, हाईएस्ट लेक देवतल लेक, गढ़वाल, हिमालय में। हाईएस्ट लेक जो है देवतल लेक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बिगेस्ट प्रिंटिंग न्यूज़पेपर फैक्ट्री, नेपानगर, मध्य प्रदेश में। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। बिगेस्ट डेजर्ट, राजस्थान। मैं चाहता हूँ ये आप देखो ज़रूर, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वही फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको। जहाँ जहाँ मैं जा के आ चुका हूँ ना, मैं वो फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये क्या फिर से वही क्लिक हो गया ना? रणवीर सिंह थार डेजर्ट। ये पिक्चर दिन भर देखता है, ये तो क्लियर है। लेकिन ठीक है, जो भी है उससे क्या होता है, ये तो स्लम्ड डॉग मिलेनियर वाली बात है। एक भी क्वेश्चन आता नहीं, उनके रियल लाइफ में आया 12 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन में लाइफ में इवेंट्स जुड़े हुए थे। या वो मतलब 1 2 3 4 5वें फोटो पे आमिर खान का फुटेज भी है। हाँ, फुटेज भी है। चलो आगे देखते हैं। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, गोरखपुर। लो भैया, ये तो याद रखना भाई, लॉन्गेस्ट बोला है, लार्जेस्ट नहीं बोला है, ध्यान रखना इस चीज़ का। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म किसका है? तो पहली अपनी गलतफहमी हटा देना, लार्जेस्ट ना बोल देना। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म किसका है? गोरखपुर का है। गोरखपुर, हमारे योगी जी वहाँ के सांसद थे। तो इंडियन स्टेट्स एट बाउंड्री, ठीक है। तो पाकिस्तान जो से जो कनेक्टेड है, गुजरात कनेक्टेड, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। पाकिस्तान देख रहे हो आप, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो जो ये बिल्कुल 100% एग्जाम में आने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो कनेक्टेड स्टेट्स हैं, तो पाकिस्तान देखो, अब आप इसको याद कैसे करोगे? ये बड़ा टेंशन वाला बात है, कैसे याद करें सर, कहीं भूल गए कोई चीज़ तो? देखिए GRPJ, पाकिस्तान, GRPJ, G से गुजरात, R से राजस्थान, P से पंजाब और J से जम्मू कश्मीर। एक छोटा सा ट्रिक लिख लो ना, क्या दिक्कत है? पाकिस्तान तो कहाँ ज्यादा बड़ा है सर, एक झटके में आ तो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। वो याद है, लेकिन GRPJ याद रख लिया, ठीक है जी, है ना, ठीक है। अब जैसे कि अभी छोटा सा मैं कहानी सुनाऊंगा तो फिर हंसोगे तुम लोग फिर, लेकिन ठीक है मैं हंसा देता हूँ, ठीक है। देखो मेरा इरादा कुछ नहीं है। राजा, ठीक है जी, पानी लेने गए जम्मू, पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन लौट के नहीं आए वापस, गुजर गए। हाँ, ये अच्छा ट्रिक है भाई राजा जी, वो राजा हिंदुस्तान भी राजस्थान में शूट हुआ था। राजा जी पानी लेने गए कश्मीर, पाकिस्तान बॉर्डर की थ्रू गए, लेकिन ये गलती कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान बॉर्डर के थ्रू गए गुजरात और गुजर गए, ठीक है। अफगानिस्तान का क्या है? जम्मू कश्मीर। इसमें तो ये एक सिंगल है तो याद रख लोगे, ठीक है, ठीक है। चाइना की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। तो एक आप कोडवर्ड भी याद रख सकते हो, JHUSA, ठीक है। कुछ लोग ऐसे याद, बैंक का लॉकअप का कोड ऐसा याद रखना, ठीक है, JHUSA। अब देखो ऐसे ही कुछ लोग तो ऐसे याद कर ले, जहूसा, चाइना जहूसा, एक वर्ड सोच लिया माइंड में, जहूसा। जे से जहूसा, जे से जम्मू कश्मीर, H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, S से सिक्किम। अब इतना लंबा कहानी कौन याद रखे कि राजा जी पंजाब पानी पीने गए जम्मू कश्मीर के थ्रू, तो पाकिस्तान में गुजरात। याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सीधा याद करोगे चाइना जहूसा, खत्म कहानी। सोच लो ना, चाइनीज़ वर्ड है जहूसा, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मैंने भी तो मराठी सीखी है ना भाई, कितना टफ हुआ मेरे को, बहुत लंबा पड़ा, बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाए, बट आई नेवर गिव इट अप। मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ मराठी थोड़ा मैं, है हाँ ठीक है। तो जहूसा मैं सोच लेता हूँ कि ये एक चाइनीज़ वर्ड है, ठीक है।
तो याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन याद करना है, ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर मैं फ़ोटो देख लूँ तो फिर तो चांदी ही चांदी है। देखिए ज़रा, देखिए देखिए, हाँ भाई, चाइना कहाँ है ये देख लो, ये चाइना दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। अब अभी कैसे याद किया हमने, जहूसा। तो देखिए आप देखिए, जहूसा से जे आया जम्मू कश्मीर, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, जहू हो गया, सा से सिक्किम और ए से अरुणाचल प्रदेश। देखो एक बार तुमने टेक्निक सोच लिया और एक बार फोटो देख लिया, टेंशन खत्म। जहूसा, वो तिब्बत भी मतलब पहले इंडिया में था, चाइना ने कब्जा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे सिक्किम, जो उसको मैप याद हो गया ना उसका तो टेंशन ही खत्म है। उनको तो फटाफट याद होना है, इसमें कोई गारंटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग टेक्निक से याद करते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफ के हिसाब से। अब इसीलिए तो वो घर पे लगा लेते हैं क्या, मैप ही चिपका के रखते हैं। अब ब्रश करते, मैं आपको बताता हूँ, यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, जब ब्रश करने का टाइम होता है ना, वो 5 मिनट के लिए ब्रश घिसते रहेंगे दांत से और मैप के पास खड़े रहेंगे। हाँ भाई क्या चल रहा है, बोला है कि रिवीजन कर रहे हैं कि कौन सा बाउंड्री लाइन किसका है, कौन किसके साथ कनेक्टेड है। एक्चुअली वो पूरी तरह से पूरा चीज़ देख चुके होते हैं कि सारी चीज़ें का रिकैप कर लेते हैं। 5 मिनट ब्रश हो जाता है और पूरा का पूरा मैप की रीडिंग हो जाती है। क्योंकि अब फुर्सत निकाल के मैप देखना पढ़ाई के टाइम पे वो तो करते हैं, दैट इज़ ओके, बट एक चीज़ें रहती है जो याद रखने वाली बात होती है। नेपाल का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। चलिए भूटान का अब याद करने का जो भी आपको टेक्निक बनाना है बना लो। नूब, WS है ना, सब नूब लो, ऐसे याद कर लेते हैं कुछ, जैसे भी आप याद करना। बांग्लादेश से दुश्मन आए लेकिन मिजोरम तक नहीं टिके। हाँ चलो आगे देखते हैं। भूटान का सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश। टेक्निक आप खुद से ही बना सकते हो, अब इतने स्मार्ट हो चुके हो आप, नहीं तो उसका फर्स्ट लेटर से भी काम चला सकते हो। वेस्ट बंगाल, आसाम, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ए से आसाम भी हो जाता है, ए से अरुणाचल प्रदेश भी हो जाता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अब जैसे बांग्लादेश की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए अगर आपको ये चीज़ याद रह गया ना तो मुझे बताओ कि बांग्लादेश है कहाँ। ईमानदारी से अपन बात करेंगे, बांग्लादेश कहाँ है जी, बताइए जरा। त्रिपुरा और मिजोरम के बाजू में। यहाँ देखो, ये देख रहे हो बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को टच कौन कर रहा है, मेघोलम बोल रहा हूँ, सॉरी, मेघालय है ना, त्रिपुरा दिख रहा है आपको, ये सर नो, वेस्ट बंगाल दिख रहा है, ये सर नो। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। अपने हिसाब से याद करने के लिए ट्रिक भी बना सकते हो, बाकी फोटोग्राफ के हिसाब से भी जा सकते हो। बिगेस्ट म्यूजियम क्या है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। बिजिएस्ट ब्रिज हावड़ा ब्रिज है। तो पहली बात ही जो मैंने अपने बात किया था कि सबसे बड़ी ब्रिज कौन सी है, रिवर ब्रिज। सबसे बिगेस्ट कौन सा है, अब नहीं बोलना नहीं तो मर्डर कर दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। कौन सा है सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज, वो लार्जेस्ट ब्रिज? महात्मा गांधी, बिहार का। अरे हाँ सर, महात्मा गांधी, पटना। हाँ पटना, और 5575 किलोमीटर। लेकिन बिजिएस्ट ब्रिज मतलब अब वो ऐसा इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रिज कौन सा बिजी रहता है, हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता का है। तो लोग को पूछा जाता है कि बिगेस्ट ब्रिज, तो टिक लगा देते हैं हावड़ा ब्रिज। अरे बिगेस्ट नहीं है बाबू, बिजिएस्ट है वो, ठीक है। तो बच्चे लोग क्या है जो नहीं पढ़े, तैयारी वारी नहीं किए हैं, मतलब भगवान के भरोसे जा रहे हैं, हावड़ा ब्रिज हाँ भाई फेमस है जी, लगा दो टिक, घर की बात है इसमें क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मामा बेटे एग्जाम पास करके मैक्सिमम रेनफॉल डिस्पैरिटी स्टेट, मैक्सिमम रेनफॉल ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो कौन सा जगह पे है, राजस्थान में, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक है। बिगेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सबसे बड़ा घर इंडिया में किसका होता है, वो तो बोलने के लिए हम बोल सकते हैं मुकेश अंबानी का है, लेकिन थोड़ी सी ये गलतफहमी है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा घर किसका होता है, प्रेसिडेंट हाउस घाटकोपर। मैं चाहता हूँ दिल्ली का, मैं चाहता हूँ कि आप देख लो, नहीं तो आप बोलोगे सर मुकेश अंबानी को सर आपने ऐसे बात कर दिया, बुरा लगा होगा उनको,
आप लाइव लेक्चर ले रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो ना सर आप। तो ठीक है ना, ये प्रेसिडेंट हाउस है ना। तो ये अंबानी जी का हो सकता है, ऑफकोर्स लंबाई में हो, बच्चा चौड़ाई में तो यही है। ठीक है। राजमहल देख रहे हैं, देख रहे हो। तो ये तो राष्ट्रपति भवन तो है। हाई किया, अरे भले सुप्रीम कोर्ट था ना वो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति भवन ये की बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना, है ना, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली हाउसेस। तो यहाँ पर अच्छा, मैं जब दिल्ली गया था तो मुझे जैसा कि हालांकि हमारे कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं लोकसभा में, एमपी भी हैं और एमएलए भी हैं। तो अब जब आप गुजरते हो तो एक लाइन से सब स्टेट के चीफ मिनिस्टर का बंगला बना हुआ है। मतलब 28 के 2800 चीफ मिनिस्टर अगर आएंगे मीटिंग के लिए तो हर लोगों को अपना अपना क्या दिया हुआ है, बंगला बना हुआ है, एक लाइन से बनी हुई, पिंक कलर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग कलर, वाइट, जनरली वाइट हो गया है। हाँ क्या चीफ मिनिस्टर के साथ 29 हो गया है। हाँ 29 हो गया, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। मैं कहना का मतलब ये है कि सबके लिए चीफ मिनिस्टर का, अगर जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा वो अपना बैगेज वगैरह लेके आएंगे, उनका लिखा हुआ है कि भैया अच्छा आप झारखंड से हैं, अच्छा जी ब्लॉक नंबर 202 में चल जाइए। अच्छा आप कौन से, अच्छा दिल्ली, हाँ दिल्ली वाले को ज़रूरत ही नहीं है, दिल्ली वाले का तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा आप कहाँ से हैं, अच्छा उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड जाइएगा, आगे से राइट लेकर के ब्लॉक नंबर 702 पे चले जाइए। वही घाटकोपर पे तुम नालायक ही नंबर के, ठीक है। तो सब सुप्रीम कोर्ट के हालांकि लेक्चर का टाइम खत्म हो चुका है। सीएम हाउसेस इन दिल्ली, ठीक है। तो जितने भी इस टाइप से आपको दिखेगा कि जितने भी हाउसेस हैं इस टाइप से आपको बने दिखाई देगा, सब जगह का सीएम के हाउसेस बने हुए हैं इस टाइप से, दिख रहे हो सारे। केरला वाले आएंगे तो यहाँ रहेंगे, केरला वाले यहाँ रहेंगे, तो केरला वाले आएंगे तो इसमें रुकेंगे। मतलब हालांकि एग्जैक्ट मुझे नहीं लग रहा है ये वाला है, तो मतलब सब के बने हुए हैं, ठीक है ना। जो भी जगह पे आएंगे उनको अपना अपना हर स्टेट का बना हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर जहाँ के आएंगे वो उनको उनके साथ, ऐसा नहीं कि सब लोग भैया आप एक ही जगह पे रह जाइए, पता चला कि उनकी गोली चल गई। नहीं, इसके पीछे वजह भी है कि सबका सेपरेट दिया गया। पता चला कांग्रेस वाले भी हैं, टीएमसी वाले भी हैं, सबको एक ही जगह बिठा दोगे तो पता चला बाद में गुट का क्या हो गया, मर्जर हो गया, मर्ज कर लिया। अच्छा जी, अच्छा आप बीजेपी में, अच्छा तो चलिए आप भी आज कहाँ आप इधर उधर भटक रहे हैं टीएमसी के चक्कर में। अच्छा आप टीएमसी में कहाँ वहाँ भटक रहे हैं, साथ में आ जाइए। इसीलिए उनको दूर दूर अलग रख रखा गया है कि उनके पीछे पर्सनल बायस नहीं हो, जो जैसा काम कर रहे हैं अपने हिसाब से करें, जो भी बातचीत करनी है ठीक है वो आप आकर के पार्लियामेंट के अंदर कीजिए। लेकिन पर्सनली आप पता चला कि आप उनके घर पे जाकर के पता चला वहीं पे स्टार्ट कर दिए अपना कहानीबाजी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। तो आई होप कि समझ में आया होगा सब लोगों को। तो इस टाइप से चीज़ें आप लोगों को है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करना है, ठीक है। मुकेश अंबानी का घर का नाम एंटीलिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और खुद से नोट्स भी बनाइए और चीज़ों को याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सब फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, लेडी आईपीएस ऑफिसर कौन थी एग्जाम में, कौन थी? किरण बेदी। बहुत सारा फिल्म भी बनाया। लेकिन आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी। फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, फीमेल की। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल प्रेसिडेंट, ये सब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ईमानदारी से। आपसे पूछा था कि फर्स्ट अवार्ड मिस वर्ल्ड का किसको मिला था, तो रीता फारिया को मिला था। अवार्डी ऑफ मिस यूनिवर्स, इंडियन की बात करें तो कौन थी मिस यूनिवर्स की? फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल हु वाज सुष्मिता सेन, ठीक है। उसके बाद लोगों ने खाता नहीं खोला, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात, ये सुनो। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। बाय। ओके सर, बाय बाय सर। So we have covered some static facts of GK. Those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can join the Telegram channel to get its PDF by typing GK by Ravi Ranjan sir, and you will get the PDF of the entire things which we have discussed today. Press the bell icon for the further notifications as the further lectures
and it's screenshots as well. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.